फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 30 क्वेश्चंस फॉर सीए फाइनल मई 2025 अटेम्प्ट के लिए खास। तो सर, ये जो टॉप 30 क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आरटीपी के हैं, एग्जाम क्वेश्चन पेपर के हैं। इनफैक्ट कुछ कुछ क्वेश्चंस मेरे खुद के बनाए हुए हैं भी हैं, जहां पे सर मुझे जहाँ पे लगा है कि इंस्टीट्यूट इस अमेंडमेंट में से क्वेश्चन पूछ सकती है, तो वो भी हमने डिस्कस करा है। एक और चीज़, इनपुट टैक्स क्रेडिट के जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं वो हमने इस वीडियो में डिस्कस नहीं करे। तो सर वो वाले क्वेश्चन कहाँ करेंगे फिर? तो हमने एक स्पेसिफिकली वीडियो बना के रखा हुआ है आईटीसी के इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चंस का। तो अगर आपने वो देख लिया और ये देख लिया, तो आपका जो क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला है ना, वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। जनरली देखो, क्वेश्चन आंसर सीए फाइनल में नए आते, हम कभी भी ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि सीए फाइनल में क्वेश्चन रिपीट हो। हाँ, बट क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता चलेगा, कौन कौन से पॉइंट्स रिपीटेडली पूछे जाते हैं। वो तो सर फॉर श्योर अपने को पता रहता है कि इस टाइप में से ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चलो यार शुरू करते हैं। अच्छा, एग्जाम के दिनों में मक्कारी नहीं राजा, मेरे चैनल से आपको कुछ ना कुछ हेल्प हुई है तो जस्ट सब्सक्राइब द बटन, और आपके 3-4 दोस्तों को भी बोलो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो, ताकि अपन जल्दी जल्दी, अभी अपना नेक्स्ट टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर का, तो हम जल्दी जल्दी 5000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंच जाएं और आपके लिए हम ऐसे ही मदद करते रहें। ठीक है, तो चलो भाई आ जाओ। अच्छा, मैंने इस पीडीएफ फाइल को आपको टेलीग्राम पे भी शेयर करा हुआ है, तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। Rudraksh Kapoor, a owner of Rudraksh Publishing House, donated some money to Divya Prakash Charitable Trust in the memory of his late father. Divya Prakash Charitable Trust constructed a room in the school run by it from such donation. तो भाई इन्होंने रूम कंस्ट्रक्ट करा एंड रोट डोनेटेड बाय रुद्राक्ष कपूर इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर ऑन द डोर ऑफ द रूम सो कंस्ट्रक्टेड। एग्जामिन वेदर द मनी डोनेटेड इज लाइबल टू जीएसटी और नॉट लाइबल टू जीएसटी। सर जी, सप्लाई में सीबीआईसी ने क्लैरिफाई करा था कि अगर कोई भी इंडिविजुअल डोनर ने किसी ट्रस्ट को डोनेट करा है तो उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। कौन सी 3 कंडीशन? सबसे पहले, डोनेशन इज मेड बाय एन इंडिविजुअल। दूसरा, पेमेंट हैज अ कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन। और तीसरा, पर्पज इज फिलेंथ्रोपिक, दैट इज देयर इज नो एडवर्टाइजमेंट और कमर्शियल गेन। सिर्फ यहाँ पे नाम लिखवाया। क्या यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट है? क्या हमने कोई कंपनी एंटिटी को प्रमोट करा? सर, कोई कंपनी एंटिटी को प्रमोट नहीं करा, सिर्फ नाम लिखवाना is philanthropic, it is not an advertisement, so no GST would be applicable. सर्कुलर नंबर याद नहीं रखना है, सिंपल सर, ये डोनेशन और ये सब लिखना है, और ये 3 कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको लिख के आनी है। इन दी अबव क्वेश्चन, if Divya Prakash Charitable Trust had written on the door of the room constructed from the money donated by Rudraksh Kapoor in the school run by it, donated by Rudraksh Publishing House. सर जी, अब ये इंडिविजुअल नहीं है, अब रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस है, और ऑटोमेटिकली जैसे आप पब्लिशिंग हाउस लिख रहे हो तो एडवर्टाइजमेंट तो हो ही गया। तो सर अब यहाँ पे जीएसटी की बात होगी क्या? हाँ जी, यहाँ पे सप्लाई बनेगा और जीएसटी की बात होगी। तो फिर इन्होंने बताया है कि फर्स्ट केस में नॉट लिवेबल टू जीएसटी, बट सर जो सेकंड केस है वो एडवर्टाइजमेंट है, तो यहाँ पे कंसिडरेशन है, तो यहाँ पे हम सप्लाई बनेगा और जीएसटी की बात होगी। ठीक है, डन, आगे आ जाओ। Messrs Diva Fashions, proprietor of Messrs Diva, a registered supplier in Ludhiana under GST law, has made the following supplies in the month of February. Supply of designer silk dress packed in designer boxes to a boutique in Mumbai as per the contract amounting to ₹25 lakh. ठीक है सर, अब कुछ और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है क्या? तो यहाँ पे बस इतना सही है कि सिल्क ड्रेस दी है इन द बॉक्स। तो सर ये हुआ हमारा कंपोजिट सप्लाई, और इस कंपोजिट सप्लाई में राजा जो सिल्क ड्रेस है वो प्रिंसिपल सप्लाई, उसके हिसाब से जीएसटी लगेगा। तो भाई 25 लाख है, और 25 लाख के हिसाब से सर क्या लगेगा? तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
क्योंकि हर क्वेश्चन में प्लेस ऑफ सप्लाई का जिक्र तो होगा ही होगा, क्योंकि आपको ये तो पता लगाना पड़ेगा ना, CGST, SGST, IGST अनलेस ट्रांजैक्शन इज एग्जेम्प्ट। तो सर 25 लाख पे क्या लगेगा? दीवा फैशंस कहाँ की रहने वाली है? पंजाब। ये ड्रेस बॉक्स टू बुटीक इन मुंबई। अज्यूमिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, अज्यूमिंग रजिस्टर्ड है, 10(1)(a लगेगा, तो मुंबई महाराष्ट्र वुड बी माई प्लेस ऑफ सप्लाई। तो भाई यहाँ पे क्या लगाओगे? IGST लगाओगे, तो 25 लाख का 18% है ना, तो 18% सेल रेस, तो 25 लाख का 18% क्या आ गया? 4,50,000 या IGST लगेगा। और रीजन आपको यहीं लिख के आना है, इधर नोट 1 नोट 2 मत लिखना, यहीं पे रीजन लिखो। और छोटा छोटा रीजन लिखेंगे तो पेपर कंप्लीट हो पाएगा, वरना पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। Supply of 600 kits at rupees 1,000 each, amounting to rupees 6 lakh to Miss Arora in Amritsar, Punjab. Each kit consists of one silk dupatta, one sari brooch and one lipstick. ओहो, लाली लिपस्टिक। सर जी ये तो मिक्स्ड सप्लाई हुआ, और मिक्स्ड सप्लाई में हमको हाईएस्ट रेट लेना रहता है, तो दुपट्टा, ब्रोच और लिपस्टिक में से हाईएस्ट रेट किसका है? दुपट्टे का 12, ब्रोच का 18, लिपस्टिक का 5, तो हाईएस्ट रेट है 18%, तो हम 18% रेट लेंगे। दूसरी चीज़ भाई, पंजाब पंजाब तो उसी भी पंजाब के हो क्या, तो CGST SGST लगेगा, तो यहाँ पे 6 लाख के ऊपर आप क्या लगाओगे भाई? CGST और SGST। डन, आगे आ जाओ। डीवा फैशंस ऑर्गेनाइजेस अ फैशन शो इन चंडीगढ़। Zion Exports Limited, a registered entity in Jaipur, has sponsored the show for which Diva Fashions receives 7,50,000 from it. अब इधर ध्यान दो, स्पॉन्सरशिप में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। देखो स्पॉन्सरशिप में क्या है ना, सप्लायर इज एनी पर्सन और रेसिपिएंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ पार्टनरशिप फर्म। अब जिसको पैसा मिलता है वो सप्लायर। तो राजा यहाँ पे पैसा किसको मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो पैसा किसको मिला है? तो पैसा मिला है डीवा फैशंस को। तो डीवा फैशंस हो गया सप्लायर। हमको सप्लायर देखना ही नहीं, हमको तो रेसिपेंट देखना है। रेसिपेंट कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट। क्योंकि रेसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो यहाँ पे RCM लगेगा और हमको कोई GST वेस्टी नहीं देना, जियोन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को GST देना पड़ेगा। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। देखो भाई ध्यान से, बस डन, आगे आ जाओ। 2,000 kits are given as a free gift to customers on the occasion of 5th anniversary of Messrs Diva Fashions। ठीक है, अच्छा गिफ्ट दिए और वो भी फ्री में दिए, क्या ये सप्लाई बनेगा? सर जी फ्री में दी है तो Schedule 1 अट्रैक्ट होगा, पर Schedule 1 में बिजनेसमैन और कस्टमर आर नॉट द रिलेटेड पर्सन, तो यहाँ पे ये सप्लाई नहीं बनेगा, और जब सप्लाई नहीं बना तो कोई GST की बात नहीं होगी। और अब आगे इन्होंने बहुत टाइम पास करा है, ईच किट कितना है, कॉस्ट इतना है, ओपन मार्केट वैल्यू इतना है, ये सब टाइम पास है। जब सप्लाई नहीं बना तो फिर वैल्यूएशन रूल्स की तो बात ही नहीं आएगी। आगे आ जाओ। प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय मिसेस दीवा टू हर इंडिपेंडेंट मैरिड सिस्टर टू सेट अप हर ओन बुटीक इन दिल्ली। कॉस्ट ऑफ प्रोवाइड, अच्छा ये भी भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब सर अगर आपको याद हो Schedule नंबर 1, तो Schedule 1 में पैरा 2 बोलता था सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड पर्सन में मैंने आपको फैमिली की डेफिनेशन बताई थी, और फैमिली की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि सर स्पाउस एंड चिल्ड्रन आर ऑलवेज द पार्ट ऑफ फैमिली नो मैटर व्हाट, बट पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर ये फैमिली का पार्ट तभी बनेंगे इफ दे आर डिपेंडेंट ऑन द सेट पर्सन। तो एक बात बताओ, क्या सर ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? तो भाई ये तो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो ये फैमिली का पार्ट नहीं बनेगी, और अगर ये फैमिली का पार्ट नहीं बनेगी तो ये भी हमारा सप्लाई नहीं कहलाएगा, और यहाँ पे भी हम कोई GST वेस्टी की बातें नहीं करेंगे। बस हो गया। फ्री गिफ्ट, प्रोफेशनल, not a supply, not covered under Schedule 1 because sister being an independent is not a related person. Diva Fashions enter into a contract on 1st February 2021 for 3 years with Miss Shikha, a local model, to act as a brand ambassador for their products for rupees 1 lakh. ठीक है भाई। Shikha terminated the contract
शिखा जी ने टर्मिनेट ही कंट्री है, बहुत बढ़िया। 1 फरवरी को, 2 फरवरी को कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट, भाई वैलेंटाइन का टाइम रहता है तो कहाँ आपने इसको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट डीवा फैशन रिसीव 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फीस, बहुत बढ़िया। तो डीवा फैशंस को लिक्विडेटेड डैमेजेस मिले, क्या ये लिक्विडेटेड डैमेजेस पे जीएसटी आता है? सर शेड्यूल 2 का अलग से सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन आया था कि जो लिक्विडेटेड डैमेजेस होता है इसके ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होती है। तो यहाँ पे भी सर ये जो डीवा फैशंस है ना, लिक्विडेटेड डैमेजेस, इसके ऊपर भी देयर वुड बी नो जीएसटी। ठीक है, ये हो गया। फिर मिस्टर अरोड़ा पेड अ इंटरेस्ट ऑफ 8850 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अगर ये नहीं भी बोलता तो हम जीएसटी इसमें इंक्लूसिव मानते। अब राजा इंटरेस्ट का रेट क्या रहता है? जो ओरिजिनल गुड्स का रेट होता है वही इंटरेस्ट का रेट है। ठीक है, इंटरेस्ट का कोई अलग से रेट नहीं रहेगा। तो भाई 8850 और ओरिजिनल अरोड़ा जी को हमने क्या बेचा था? तो अरोड़ा जी को हमने बेचा था, अच्छा ये रहा ना, तो हमने किट्स भेजी थी अरोड़ा जी को, उस पर हमने क्या रेट लगाया था सर? उस पर लगाया था हमने 18%। तो यहाँ पे इंटरेस्ट पे भी 18%, 8850, और यहाँ पे भी सर वही CGST SGST लगाना पड़ेगा। हाँ राजा, CGST SGST लगाना पड़ेगा। तो 8850 डिवाइडेड बाई 118%, कितना आया? 7500 का 9%, 675 और फिर टोटल जीएसटी लाइबिलिटी आपको निकालनी पड़ेगी। डन। अच्छा क्वेश्चन है, सप्लाई एक्ट में ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे आ जाओ। मेसर्स ऑल इन वन। अच्छा, मैंने जानबूझ करके ऐसी फाइल बनाई है जहाँ पे मैंने चैप्टर के नाम नहीं लिखे, क्योंकि अगर आखिरी में मैं आपको चैप्टर के नाम लिख के दूंगा तो आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में कॉन्फिडेंस अप करना है। और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे चैप्टर वाइज नहीं आते हैं कि ले बेटा रिफंड का क्वेश्चन आ गया, ले बेटा सप्लाई का क्वेश्चन आ गया। मैं आपको चाहता तो मैं मेरी क्वेश्चन बैंक भी खोल सकता था, भाई हमारी ये क्वेश्चन बैंक है शानदार, तो मैं पूरी क्वेश्चन बैंक खोल के भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं करा। मैंने आपके लिए अलग से, मैंने क्वेश्चन बैंक से अपनी अलग से फाइल बनाई हुई है। ठीक है, तो भाई इसलिए बनाई है ताकि आपको वो आदत नहीं रहे चैप्टर क्वेश्चन, वैसा एग्जाम में नहीं होता है। चलो आ जाओ भाई, इसी बात पे लाइक मारो ना यार वीडियो पे। चलो, ऑल इन वन अ पार्टनरशिप कंसर्न एंड अ रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी इज इंगेज इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज अंडर वन रूफ। बहुत सारी सर्विसेज ये दे रहे। कंसर्न प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू सप्लाई आईटीसी अवेल्ड। ठीक है, चार्ज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रोवाइडेड डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विसेज टू वाई बैंक लिमिटेड। अब सर अगर आपको डीएसए याद हो, अगर इंडिविजुअल डीएसए बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी को सर्विस देता है तो आरसीएम की बात होती है। क्या हम इंडिविजुअल हैं? भाई हम पार्टनरशिप कंसर्न है, तो हम इंडिविजुअल नहीं है, तो यहाँ पे आरसीएम नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। सर रेट 9% है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा 4 लाख का 9%, 36,000 और 36,000। ठीक है, डन। आगे आ जाओ। प्रोवाइडेड सिक्योरिटी सर्विसेज बाय द वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल टू एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। सर सिक्योरिटी में हमने पढ़ा था सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, और रेसिपेंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। क्या सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट? हाँ सर, सप्लायर एक पार्टनरशिप कंसर्न एंड पार्टनरशिप कंसर्न इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। क्या रेसिपेंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन? हाँ जी, रेसिपेंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो क्या यहाँ पे आरसीएम लगेगा? हाँ सर, यहाँ पे आरसीएम लगेगा, मतलब यहाँ पे आपको कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर प्रोवाइडेड सिक्योरिटी सर्विसेज बाय द वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सन टू पीएसआर ट्रस्ट एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब सर जब रेसिपेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर क्या करें? तो फॉरवर्ड चार्ज लगाओ। आरसीएम के केस बहुत स्पेसिफिक है, वही केसेस में आरसीएम आता है, बाकी तो फॉरवर्ड चार्ज आएगा। तो सर जी यहाँ पे 1 लाख रुपए पे फॉरवर्ड चार्ज आएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी। ठीक है, प्रोवाइडेड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर टू अमेज टूर लिमिटेड्स एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूडेड कॉस्ट ऑफ फ्यूल। सर जी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन। सप्लायर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट, रेट 5% तो आरसी। अब अपन चेक करते, क्या सप्लायर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ सर। क्या रेसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ सर। क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन? हाँ सर।
तो क्या यहाँ पे आरसीएम लगेगा? हाँ सर, 5% वाला रेट ऑप्ट करा है, ये देख लो भाई। रेंटिंग ऑफ व्हीकल फॉर विच 2.5% सीजीएसटी एसजीएसटी एप्लीकेबल, मतलब 5%, तो यहाँ पे भी आरसीएम लगाना पड़ेगा। ठीक है। फिर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर टू प्रीति एंड कंपनी अ सीए फर्म एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूडेड कॉस्ट ऑफ फ्यूल। सर जी, ये सीए फर्म इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो क्योंकि सीए फर्म इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट तो यहाँ पे हमको फॉरवर्ड चार्ज ये लगाना पड़ेगा। तो 40,000 के ऊपर 2.5% फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं भाई, यहाँ पे 12% का रेट नहीं रहेगा, 5% में भी फॉरवर्ड चार्ज तो एप्लीकेबल होता है ना। किसने बोला नॉट एप्लीकेबल? तो 5% में रिवर्स चार्ज भी होता है, फॉरवर्ड चार्ज भी होता है, तो यहाँ गड़बड़ मत करना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ गड़बड़ मत करना, क्योंकि यहाँ पे रेट दिया है, रेंटिंग अ व्हीकल का रेट कितना दिया है। ठीक है, तो अननेसेसरी अपना एक्स्ट्रा दिमाग एग्जाम में मत लगाना। आगे आ जाओ। अवेल्ड रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज फ्रॉम पीबी एंड कंपनी अ लॉ फर्म टुवर्ड्स अ कंज्यूमर कोर्ट केस। सर, अगर हमने रिप्रेजेंटेशन की सर्विसेज अवेल करी है तो उस केस में आरसीएम लगता है। याद है आपको, एडवोकेट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी। सर, बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ज़्यादा होना चाहिए, अज्यूमिंग ज़्यादा है, तो 70,000 पे आरसीएम लगेगा। एक और चीज़ सर जी, इस पे आरसीएम तो लगेगा ही लगेगा और इसका आईटीसी भी मिलेगा, तो ये आईआर हो गया। आईआर मतलब आईटीसी भी ले लो और आरसीएम भी लगाओ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आउटवर्ड सप्लाई और फिर ये 70,000। 2 मिनट, यहाँ पे शायद पिछले साल का टर्नओवर दिया है। अरे अरे अरे, ऑल इन वन कमेंस इज बिजनेस फ्रॉम फरवरी। ओके, तो भाई साहब ऑल इन वन ने फरवरी से धंधा चालू करा, मतलब जो टर्नओवर है वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कम है, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली लाइन आपको पढ़नी थी यार, ये छूट जाती है कभी कभार क्वेश्चन में, तो इसको आप पढ़ना। क्या लिखा हुआ है भाई? अभी फरवरी में बिजनेस चालू करा, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और एडवोकेट की सर्विसेज में जीएसटी तभी लगता है जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर 10, 20 या 40 लाख से ज़्यादा है। तो इन्होंने तो अभी धंधा चालू करा है, तो टर्नओवर ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे कोई आईआर की बात नहीं होगी, ये क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। ये ध्यान रखना, टर्नओवर देता है एग्जाम में क्वेश्चन में, उसको इग्नोर मत करना। तो बस ये आ गई आपकी टोटल जीएसटी लाइबिलिटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। कंपोजिशन का काफ़ी शानदार क्वेश्चन। P&D Company, a partnership firm in Nagpur, Maharashtra, is a wholesaler of taxable product P and product Q, exempt by the way of notification. The firm supplies this product only in the eastern part of Maharashtra. All the procurement of the firm are from the suppliers registered under regular scheme in the state of Maharashtra. मतलब इंट्रा स्टेट खरीदते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। फर्म कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है। आपको टर्नओवर की डिटेल दी है। P 60 लाख फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून, क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर 50 लाख, Q 17, 65 और 17 लाख। अच्छा, क्वेश्चन में कहा था कि P टैक्सेबल है और Q एग्जेम्प्ट है, तो P इज टैक्सेबल और Q इज एग्जेम्प्ट। ठीक है। द एक्सट्रैक्ट ऑफ ओनली बिल बुक मेंटेन्ड बाय द फर्म शोड द फॉलोइंग डिटेल्स। अब सर डिटेल्स हमको दी हुई है भाई। देखो, अगर आपको याद हो तो कंपोजिशन स्कीम कब तक आप ले सकते हो? सर, जिस दिन आपका टर्नओवर 1.5 CR क्रॉस कर देता है तो आप कंपोजिशन से बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो अब अपने को टर्नओवर गिनना पड़ेगा। अब इस केस में बोला कि देखो 30 सितंबर तक तो ये टर्नओवर है, और टर्नओवर में सब आता है, टैक्सेबल भी आता है, एग्जेम्प्ट भी आता है। 30 सितंबर के बाद यहाँ से शुरू हुआ है आपका बिल बुक, तो अपन एक काम करते हैं, कब टर्नओवर एक्सीड हुआ, तो 60 लाख और 50 लाख प्लस 17 लाख प्लस 17,65,000 14465,000। अब इसको जोड़ो, 2,03,138,250
फिर उसके बाद राजा 106250, अभी भी मेरा 1.5 सीआर क्रॉस नहीं हुआ है। फिर 92,500, ओ हो, अब मेरा 1.5 सीआर क्रॉस हो गया। मतलब सर जब आपका 1.5 सीआर क्रॉस हो गया, उसके पहले तक आप कंपोजिशन में बने रहोगे। मतलब उसके पहले मैं बात करूँ तो 106250, तो यहाँ तक आप कंपोजिशन में बने रहोगे और इसके बाद आप कंपोजिशन से बाहर हो जाओगे। मतलब 2 अक्टूबर तक यू आर अंडर कंपोजिशन और 2 अक्टूबर के बाद आप आ गए नॉर्मल में। सर क्या फ़र्क पड़ेगा? अरे भाई अगर आप कंपोजिशन में हो तो आपके ऊपर वो वाला रेट लगेगा। आप कौन हो, मैन्युफैक्चरर हो क्या हो? तो इज अ होलसेलर, तो होलसेलर है तो भाई 1% का रेट लगेगा और 1% ओनली ऑन टैक्सेबल टर्नओवर, क्योंकि मैन्युफैक्चरर पे टोटल टर्नओवर, रेस्टोरेंट पे टोटल टर्नओवर, इन दोनों को छोड़ के कोई तीसरा बंदा है जैसे ट्रेडर, होलसेलर, रिटेलर, तो वहां पे आपका टैक्सेबल टर्नओवर पे आपको टैक्स देना रहता है और आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है। फर्दर बी एंड डी कंपनी पेड फ्रेट ऑफ ₹1,40,000 टू जीटीए ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल टू अक्टूबर। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 7 महीने। तो 1,40,000 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 20,000 रुपये पर महीने का फ्रेट पे करा है। अज्यूम इक्वल अमाउंट इज फ्रेट, अच्छा है बता दिया, ऑन द 10th डे ऑफ ईच मंथ। ठीक है। ऑल्सो अज्यूम दैट द गुड्स फॉर विच द फ्रेट इज पेड ऑन 10th डे ऑफ द मंथ आर ट्रांसपोर्टेड बिटवीन 11th टू 20th डे ऑफ द मंथ। ये बोल रहे हैं कि भाई अगर हमने 10 तारीख को फ्रेट पे करा तो जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो 11 से 20 तारीख के बीच में हो रहे हैं। ठीक है सर। ऑल दी अबव आर एक्सक्लूसिव। कंप्यूट द जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ बीएनडी फॉर द पीरियड अप्रैल टू अक्टूबर अंडर कंपोजिशन स्कीम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सिर्फ कंपोजिशन स्कीम में जब तक वो था तब तक का आपको जीएसटी निकालना है। ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ध्यान से। और सर जीटीए पे 2.5% आरसीएम वाला रेट है। मतलब ये जो सारे ट्रांजैक्शन है ना, ये ट्रांजैक्शन कोई काम की नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हम कंपोजिशन से बाहर हो गए। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए। सर क्या ये वाला ट्रांजैक्शन काम का है? भाई साहब अगर मैं कंपोजिशन में हूं और अगर मेरी कोई इनवर्ट सप्लाई आरसीएम में टैक्सेबल है तो मुझे वो नॉर्मल रेट से ही टैक्स देना पड़ेगा। जब अपन ने कंपोजिशन पढ़ा था तो मैंने आपको ये सिखाया था। ठीक है। तो आ जाओ भाई, पहले पूरा ज्ञान गणित देने का, 10-3 क्या होता है, ये क्या होता है, फिर बताने का कि टर्नओवर देखो हमारा क्रॉस हो गया। अब इतना आप नहीं लिख पाओगे, पर जितना आप लिख पाओ उतना अच्छा है भाई। ठीक है। अब देखो भाई कितना क्या टैक्स आएगा। सबसे पहले क्वार्टर एंडेड 30 जून, तो 60 लाख, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। सर इनवर्ट सप्लाई, हाँ जी, अब 3 महीने, तो 20,000, 20,000, 20,000, 60,000। तो 60,000 रुपये के ऊपर आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा 2.5%। तो भैया 60,000 के ऊपर 1,500 और 1,500, तो टोटल हो गया 31,500, 31,500। इधर आ जाओ सर, इधर भी वही बात, 0.5%, 0.5%, तो 25,000, 25,000। अब इनवर्ट सप्लाई, इधर भी वही सर, 1,500, 1,500 का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे हो गया। अब सर वो 31 दिसंबर तक जो हमारा टर्नओवर है, अब ये सिर्फ 3 टर्नओवर टैक्सेबल वाले, कौन कौन से राजा? पी वाले। तो हमको तो सिर्फ पी से ही लेना देना है ना, क्यू तो एग्जेम्प्ट है। तो भाई 2 लाख, 1,36,000 और 67,000। तो इन तीनों को जैसे ही अगर हमने जोड़ा तो 4,03,000, इसका जीएसटी आ गया। अब आपका डाउट आएगा सर वो जीटीए, अरे बेटा जीटीए को तो 10 तारीख को दे रहे ना अपन, और इन्होंने पूछा है कंपोजिशन, तो हम तो 3 तारीख को ही कंपोजिशन से बाहर हो गए। तो यहाँ पे जीटीए का कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। आया समझ में? और टोटल सीजीएसटी लाइबिलिटी और टोटल एसजीएसटी लाइबिलिटी आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है। कंपोजिशन में ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया ना तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलो, मिस्टर आयुष is a registered supplier in Ahmedabad, Gujarat. He provides the following information pertaining to various outward supply made by him during the month of March 2024. ठीक है सर।
विजय व्यापार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑर्गेनाइज अ बिजनेस समिट. नूबा प्राइवेट लिमिटेड, निब्बा निब्बी होते हैं, नूबा कहाँ से आ गया, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ रेडीमेड गारमेंट sponsored the summit and paid a sponsorship fees of rupees 1,80,000 to Vijay Vyapar Chamber of Commerce. Mr. Ayush, an independent director, provided the services to company. In relation to this, and Nuba Private Limited paid 40,000 to him as a remuneration. पहले तो भाई हमको क्वेश्चन में निकालना क्या, अच्छा हमको निकालना है आयुष को किस किस पे टैक्स पे करना है. भाई अब एक बात बताओ, सबसे पहले तो सर ये जो आयुष ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सर्विसेज दी है, इस पे आयुष भाई को टैक्स नहीं पे करना, इसको इस पे नूबा प्राइवेट लिमिटेड टैक्स पे करेगी. तो ये वाला तो किस्सा खत्म हुआ. दूसरा, विजय व्यापार नूबा प्राइवेट लिमिटेड, भाई नूबा प्राइवेट लिमिटेड का ट्रांजैक्शन है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, खत्म. तो ये हो गया. कितना घुमाने के लिए क्या घुमाते हैं भाई ये लोग, तो आराम से आप क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है भाई. अगर 100 में से 80 का भी हुआ ना, क्वालिटी हुआ ना, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं. सप्लाई ऑफ रेलवे इक्विपमेंट बाय द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय वेसल फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनादर, सर 1,20,000 फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगेगा, कोई एग्जाम्शन है ही नहीं इसके ऊपर, तो CGST और SGST लगा दो 9%. स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ प्रोसेस्ड टी, भाई प्रोसेस्ड टी का स्टोरेज वेयर हाउसिंग इज टैक्सेबल. ग्रीन टी, फिर वाइट टी, ये सब जो रहते हैं ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं. प्रोसेस टी इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो टैक्सेबल करो भाई. तो 70,000 का 9% यहाँ पे भी टैक्सेबल करो. हेल्थ केयर सर्विसेज बाय हिज क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग रूम्स हैविंग रूम चार्जेस ₹3,100 पर डे टू अ पर्सन रिसीविंग हेल्थ केयर सर्विसेज. तो भाई यहाँ पे रूम चार्जेस कितने हैं, 3,100 रुपये पर डे, टोटल कितना 3,00,000 रुपए. अब समझना ध्यान से भाई, ये तो 3,00,000 रुपए है और यहाँ पे रूम चार्जेस 3,100 है, 5,000 से कम है, नो GST, सिंपल. ठीक है, आगे आ जाओ. सर्विसेज ऑफ अ गेस्ट हाउस फॉर लॉजिंग पर्पस, सर ये गेस्ट हाउस की सर्विसेज अब टैक्सेबल होती थी, एक जमाना होता था एग्जाम्प्ट होते, अब तो सर टैक्सेबल है. तो 72,000 CGST SGST लगाओ, बस हो गया खत्म क्वेश्चन. ठीक है, ये कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. RCM वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है भाई. देव इज रजिस्टर्ड एज अ रेगुलर टैक्स पेयर इन मुंबई महाराष्ट्र. हिज टर्नओवर फॉर द प्रीवियस ईयर वॉज ₹2 crore. He provides the following information pertaining to various outward supply. तो सबसे पहले सर स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ रॉ वेजिटेबल फाइबर्स सच एस कॉटन, फ्लैक्स, जूट एक्सेट्रा. सर जी ये जो रॉ वेजिटेबल स्टोरेज वेयर हाउसिंग है ये एग्जेम्प्ट नहीं होता है, ठीक है. तो सीरियल, पल्सेस, फ्रूट, वेजिटेबल, और वो भी सिर्फ अगर वेजिटेबल है, अगर ऐसा कुछ वर्ड आ जाए रॉ वेजिटेबल फाइबर्स, आप टैक्सेबल करके आना. डन. आगे, ऑनलाइन मैथमेटिकल जनरल टू मॉडल CBSE स्कूल, सर ये जनरल कॉलेज के लिए एग्जेम्प्ट होता है, स्कूल के लिए एग्जेम्प्ट नहीं होता है, तो सर ये भी टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है. मेड अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू मैसर्स महाराष्ट्र स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अ गवर्नमेंट एंटिटी, बाय द वे ऑफ एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शन एंट्रस्टेड टू पंचायत. वैल्यू ऑफ गुड्स कॉन्स्टिट्यूट 23%, सर बहुत बढ़िया. अगर गुड्स 25% तक रहता है, सर्विसेज 75% तक रहती है, एग्जेम्प्ट करो. गुड्स का पोर्शन कम है, सर्विसेज ज़्यादा है, तो भी आपको एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा. तो सर यहाँ पे 1,40,000 इसको भी क्या कर दिया जाएगा, एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा. बोलो माता रानी की जय. सिटिंग फीस, सर रिसीट फॉर अटेंडिंग अ कमेटी मीटिंग एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फ्रॉम ABC लिमिटेड. सर जी ये जो सिटिंग फीस है इसमें RCM में सामने वाली कंपनी टैक्स देगी, हमको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे सिटिंग फीस है, नो टैक्स. फिर इंश्योरेंस कमीशन रिसीव्ड एज एन इंश्योरेंस एजेंट फ्रॉम XYZ इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड अंडर GST. सर जी ये जो इंश्योरेंस कमीशन मिला है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी इज लाइबल टू पे GST अंडर RCM, तो यहाँ 1,25,000 पे इंश्योरेंस कंपनी GST देगी. बहुत बढ़िया. RCM का चैप्टर है बहुत सिंपल, आधा घंटा 1 घंटा लगता है, पर वो चीज़ें याद रहनी चाहिए.
Services provided to state government of Maharashtra for conducting fitness training program for its employee. 71% of total expenditure was borne by state government. सर अगर 75% खर्चा स्टेट गवर्नमेंट बॉर्न करती है तो एग्जेम्प्ट होता है, यहाँ पे तो 71% है तो ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा, ये हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। तो 1.5 लाख में सीजीएसटी एसजीएसटी लगा देना। ये कुछ कुछ छोटी छोटी बातें जो परसेंटेज में खेलती है, तो ये याद रखना कि यहाँ पे 75% है, गुड्स 25 है, सर्विसेज 75 है, चलेगा, ठीक है। ऑनरेरियम रिसीव्ड बाय मिस्टर देव, तो भाई ऑनरेरियम अमाउंट इज टैक्सेबल, तो जो 25,000 है इसके ऊपर जीएसटी लगाओ भाई, क्या दिक्कत है आपको, ठीक है। आगे आ जाओ। अमाउंट रिसीव्ड फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी एज अ कमेंटेटर। भाई अगर एज अ कमेंटेटर सर्विसेज दे रहे हैं तो अगर आपको याद हो, प्लेयर, रेफरी, प्लेयर, अंपायर, रेफरी, कोच, टीम मैनेजर, ये सर्विसेज दे रहे हैं रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को एग्जेम्प्ट, इनको छोड़ के कोई भी सर्विसेज दे रहा है तो टैक्सेबल। सर यहाँ पे सर्विसेज एज अ कमेंटेटर दी जा रही, तो ये एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? सर जी ये हो जाएगा हमारा टैक्सेबल। तो जो 6 लाख रुपए ना ये टैक्सेबल कर दूं, हो गया, बस खत्म कहानी। कंप्यूट द टोटल जीएसटी लाइबिलिटी। नवंबर 23 में क्वेश्चन आया हुआ है। आओ फिर आगे आओ। बहुत मतलब इतने शानदार शानदार क्वेश्चन मैंने आपके लिए रोल आउट करे हैं, आपको मजा आ जाएगा। कोई भी अड़ा सड़ा क्वेश्चन एक भी नहीं है, एक भी नहीं। जोगिंदर ड्रिल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट्स रफ रॉक कटिंग डायमंड्स टू अंकित एंटरप्राइजेस ऑफ इंडिया, अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो भाई जोगिंदर भाई ने डायमंड्स एक्सपोर्ट करे हैं अंकित को, ठीक है। अंकित इज एक्सपेक्टेड टू प्रोसेस देम इनटू टूल एंड एक्सपोर्ट्स द सेम टू द सप्लायर इन ऑस्ट्रेलिया। तो अंकित इस पे कुछ काम धाम करेंगे और वापस से री एक्सपोर्ट कर देंगे, कहां पे? ऑस्ट्रेलिया। प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व एनी सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस अदर देन कटिंग, पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग, ठीक है। अंकित एंटरप्राइजेस रिक्वेस्टेड जोगिंदर for use of tools for a business in India for 3 months, which is agreed by supplier. It then exports for 12 lakh for processing into required tool. भाई साहब सुनो ध्यान से, अगर आपको सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 3 क्लॉज ए, तो ये क्या बोलता है सर? 13(3) ये बोलता है कि अगर गुड्स अवेलेबल कराए हैं, तो अगर गुड्स अवेलेबल कराए हैं तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा जहां पे परफॉर्मेंस हुआ है। बट अगर कोई भी डायमंड है या कोई भी ऐसी चीज है जो इंडिया में टेम्पररी आई है और उसके बाद री एक्सपोर्ट हो गई है, तो उसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा वो 13(3) के हिसाब से नहीं बनेगा और 13(2) जनरल सेक्शन लगेगा। बस शर्त एक है, शर्त यह है कि आप इंडिया में पुट टू यूज नहीं करेंगे। अगर आपने इंडिया में पुट टू यूज कर लिया तो सर फिर 13(2) नहीं लगेगा, फिर 13(3) ही लगेगा। तो यहाँ पे सर आपने तो इंडिया में पुट टू यूज करा तो 13(3) लगेगा और 13(3) बोलता है जहां पे परफॉर्मेंस हुआ है। अब सर परफॉर्मेंस कहाँ पे हुआ है? तो भाई परफॉर्मेंस हुआ है हमारा हरियाणा में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। क्या यहाँ पे एक्सपोर्ट माना जाएगा? कतई भी एक्सपोर्ट माना नहीं जाएगा। तो अंकित भाई बोल रहे हैं कि दिस इज एक्सपोर्ट, 0 रेटेड, नो टैक्स अंडर एलयूटी, स्टेट द प्रोविजन। तो भाई अंकित भाई, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में कंडीशन होती है, लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन इंडिया, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, पेमेंट रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, एंड बोथ द एस्टेब्लिशमेंट आर नॉट डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट। सर जी यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच आर टेम्परली इंपोर्टेड इनटू इंडिया फॉर ट्रीटमेंट प्रोसेस एंड आर एक्सपोर्टेड अदर देन विच इज रिक्वायर्ड फॉर सच ट्रीटमेंट प्रोसेस इज द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। तो सर यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड एट इज इंडिया, और यहाँ पे दिस इज नॉट क्वालिफाइड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। और सर
रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई गवर्न बाय सेक्शन 13, हेंस द सप्लाई इज नॉट एन इंट्रा स्टेट सप्लाई, बहुत बढ़िया। प्लेस ऑफ सप्लाई नॉट इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट सप्लाई है, तो 12 लाख के ऊपर जीएसटी शामिल है, ऐसा हम मान रहे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इनवॉइस हमने 12 लाख का बनाया हुआ है, तो अज्यूमिंग 12 लाख में जीएसटी शामिल है, तो हमने जीएसटी यहाँ पे निकाल दिया। सिंपल, अच्छा क्वेश्चन। आगे आ जाओ। Zebrex registered in Delhi entered into a contract with Shine Limited, an advertisement company। देखो प्लेस ऑफ सप्लाई में बहुत चांसेस हैं इस बार। एक तो वो कस्टोडियल वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। वो क्या है सर कस्टोडियल वाला क्वेश्चन? कि भाई जो बैंक्स कस्टोडियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, अब ये जो कस्टोडियल सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है ये अकाउंट होल्डर को नहीं हो रही है, ये नॉन अकाउंट होल्डर को हो रही है, तो यहाँ पे आपको जनरल सेक्शन 13(2) लगाना पड़ेगा। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है, वो डाटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर अगर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर को सर्विसेज दे रहा है तो वहां पे भी आपको जनरल सेक्शन लगाना है 13(2) और ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी कहलाएगा। और एक वो एडवर्टाइजमेंट का इंटरमीडिएरी वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो मैंने डिटेल रिवीजन में सारी चीजें कवर कराई है और इस रिवीजन में तो मेन क्वेश्चन आंसर पे फोकस है, पर ये मैंने 3 टॉपिक आपको बताया जो प्लेस ऑफ सप्लाई में चांसेस है आने के। ठीक है, पर आईसीएआई इन नए टॉपिक्स में से अच्छे क्वेश्चंस बनाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है 3 टॉपिक। Zebrex registered in Delhi enters into a contract with Shine Limited, located and registered in Gurugram, to arrange the display of advertisement of Zebrex newly launched products on a hoarding placed in Marine Drive, Mumbai, for initial 3 months of the launch of the product। तो यहाँ पे Zebrex है, यहाँ पे शाइन लिमिटेड है, और Zebrex ने शाइन लिमिटेड को बोला कि भाई देखो शाइन लिमिटेड हमको एडवर्टाइजमेंट करना है। किसका? Zebrex के न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट का। कहाँ पे करना है शाइन लिमिटेड ने पूछा, तो बोले यार ये होर्डिंग्स लगा दो हमारी तो मराइन ड्राइव मुंबई पे, और वो भी 3 महीने के लिए। शाइन लिमिटेड बोला ठीक है मैं देखता हूँ कुछ। शाइन लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द ओनर ऑफ सी साइड होटल। तो शाइन लिमिटेड ने क्या करा, यहाँ पे जो होटल है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, और शाइन लिमिटेड ने बोला यार हमको ये जो आपकी जगह है ना इस पे होर्डिंग प्लेस करना है, जो होटल है उसके सामने होर्डिंग प्लेस करना है। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? भाई देखो यहाँ पे 2 ट्रांजैक्शन, एक तो शाइन और Zebrex के बीच में और एक शाइन और सी साइड के बीच में। भाई ये जो शाइन और सी साइड के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है इसमें एक सीबीआईसी का सर्कुलर आ चुका है जहाँ पे बोला है कि अगर राइट बेचा जा रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइट बेचा जा रहा है, सेल करा जा रहा है, तो उसमें जो प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा वो राजा पता है कैसे निकलेगा? वो निकलेगा एज पर 12 सबसेक्शन 3 दैट इज लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो भाई यहाँ पे राइट ही तो बेचा जा रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे राइट बेचा जा रहा है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ लोकेटेड है? मराइन ड्राइव मुंबई, वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। और सर लोकेशन ऑफ सप्लायर, भाई सप्लायर भी यहाँ का ही है, तो यहाँ पे सीजीएससी और एसजीएससी लगेगा। बट सर ये Zebrex और शाइन के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है यहाँ पे जनरल सेक्शन लगाना पड़ेगा 12 सबसेक्शन 2। ठीक है, सिंपल। और 12(2) बोलता है लोकेशन ऑफ रेसिपेंट, तो Zebrex हमारा कहाँ का है? दिल्ली, तो बस ये दिल्ली हो जाएगा, और ये हरियाणा में है तो हरियाणा दिल्ली अलग अलग यहाँ पे आईजीएसटी लग जाएगा। सिंपल। तो यहाँ पे 2 सप्लाईज हैं, पहला शाइन लिमिटेड टू Zebrex और दूसरा सी साइड होटल टू शाइन लिमिटेड। तो भाई इन्होंने सबसे पहले बताया एज पर सेक्शन 12(2)(a) जनरल सेक्शन, अगर 12(3) से 14 तक कोई सेक्शन नहीं लग रहा है तो आपको जनरल सेक्शन लगाना पड़ेगा। और जनरल सेक्शन क्या बोलता है? लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट। तो यहाँ पे सर प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा लोकेशन ऑफ रेसिपेंट दैट इज Zebrex दैट इज दिल्ली। दूसरा सर जी जहाँ पे अगर सेल ऑफ स्पेस हो रहा है, राइट टू यूज द स्पेस हो रहा है, तो उस केस में सर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना बस वही बनेगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे सेक्शन 12(3)(a) लगेगा, और यहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा जहाँ पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है तो डेट इज मरीन ड्राइव मुंबई। डन, आगे आ जाओ। अनुजा checked in at the Welcome Tourist Lodge in Madurai on 15th July।
The room rent was 900 per day for a single room. She checked out on the room. She checked out on 17th of July and payment was received by the lodge via check. Lodge decided to issue her invoice on the same date. The rate of tax on the hotel room which was exempted up to 1000 become chargeable to tax from 18 July. तो सर मैंने आपको क्लास में बताया था कि ये रेखा कॉन्सेप्ट है. रेखा कॉन्सेप्ट मतलब कि भाई अगर रेट चेंज हो रहा है तो आप एक रेखा बनाओगे. इस रेखा में आपको जब रेट चेंज हो रहा है वो तारीख लिखो. अब कब रेट चेंज हो रहा है, तो रेट हमारा चेंज हो रहा है 18 जुलाई. तो यहां लिख दो आप 18 जुलाई 2022. अब सर जी इनवॉइस कब बना, पेमेंट कब बना, वो अपने को देखना पड़ेगा. तो इनवॉइस 17 जुलाई को इन्होंने चेकआउट करा और पेमेंट भी 17 जुलाई को मिल गया. बट सर इसमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि अगर रेट चेंज के 4 वर्किंग डेज के बाद अगर चेक क्लियर होता है तो वो वाला डेट आपको लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे सर चेक क्रेडिट कब हो गया, 20 जुलाई को. अरे तो चेक तो 4 वर्किंग डेज के पहले पहले ही क्रेडिट हो गया. तो फिर उस केस में जिस दिन चेक मिला वो वाली डेट इंपॉर्टेंट हो जाएगी. तो आपको कब चेक मिला भाई, 17 जुलाई को चेक मिला. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पेमेंट डेट 17 जुलाई. सर जी इनवॉइस कब बना है, इनवॉइस भी बना है हमारा कब, लॉज डिसाइडेड टू इशू अर इनवॉइस ऑन द सेम डेट व्हेन द अमाउंट गेट्स क्रेडिटेड इन इट्स बैंक अकाउंट. ओके, तो इनवॉइस अभी नहीं बना. इनवॉइस बना है जब अमाउंट आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा. और अमाउंट कब क्रेडिट हुआ है, 20 जुलाई को क्रेडिट हुआ है. तो इनवॉइस बाद में बना. सर सप्लाई कब हुई, तो सप्लाई तो सर 15 जुलाई को ही हो गई है. अब मैंने आपको बताया रेखा कॉन्सेप्ट में जीत हमेशा उसकी होती है जहाँ पे दो चीज़ें हैं. तो भाई यहाँ पे 2 चीज़ें, ये जीत जाएंगे. वो रोप वाला गेम होता है ना, वैसे ही है. तो ये जीत जाएंगे. और कैप्टन हमेशा 2 ही है, इनवॉइस और पेमेंट. तो कैप्टन साहब आगे आओ, पेमेंट आगे आओ. तो पेमेंट की डेट बन जाएगी मेरी टाइम ऑफ सप्लाई. डन. तो पेमेंट की डेट मतलब कौन सी डेट, 17 जुलाई बन जाएगी मेरी टाइम ऑफ सप्लाई. ठीक है, मैंने आपको समझा दिया. आपको फिर भी रहे तो आप इसको रीड कर सकते हो. और सर 17 जुलाई को एग्जाम था, यहाँ टैक्सेबल था. तो 17 जुलाई को एग्जाम था तो यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा. आगे आ जाओ. बिनाका इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, hereinafter referred to as BEL, is engaged in manufacturing television. It is registered in the state of Haryana. It has appointed distributors across the country who sells the television manufactured by it. The maximum retail price printed on the package of a television is rupees 12,000. ठीक है भाई. तो MRP कितना है भाई, 12,000. Applicable rate of GST is 18%. BEL dispatches the stock of television to its distributor ordered by them on quarterly basis. ठीक है. In order to promote its sales, the sales head has founded a sales promotion scheme. Under this scheme, BEL offers a discount of 10% on a television supplied to distributor if distributor sells 500 television in a quarter. सिंपल सी बात ये बोल रहे हैं, 12,000 का रेट रहेगा और इस 12,000 के रेट में हम आपको 10% का डिस्काउंट ऑफर करेंगे अगर डिस्ट्रीब्यूटर ने 500 टीवी एक क्वार्टर में बेच दिया. ठीक है. डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन द प्राइस एट विच टेलीविजन आर सोल्ड. इट अपॉइंट्स शाह इलेक्ट्रॉनिक्स एज इट्स डिस्ट्रीब्यूटर. तो शाह जी को इन्होंने अपॉइंट करा एज डिस्ट्रीब्यूटर इन हरियाणा ऑन 15 अप्रैल एंड डिस्पैचेस 750 टेलीविजन ऑन 8 अप्रैल एज अ स्टॉक फॉर द क्वार्टर अप्रैल टू जून. भाई डिस्पैच पे कोई डिस्काउंट नहीं है, बेचेगा तो डिस्काउंट मिलेगा. BEL हैज सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर एट 8400. तो हमने कितने में बेचा राजा, हमने बेचा 8400 पर टेलीविजन. शाह हैज रिक्वेस्टेड BEL फॉर स्पेशल पैकिंग ऑफ टेलीविजन फॉर विच BEL हैज चार्ज 1200 पर टेलीविजन. तो भाई स्पेशल पैकिंग है जिसके लिए BEL ने कितने चार्ज करें, 1200 रुपये. तो भाई वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ेगा. 8400 और 1200 रुपये 9600. Shah places an order of 1000 television with BEL
फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर। बहुत बढ़िया। तो पहले तो 750 टेलीविजन का ऑर्डर था, फिर 1000 टेलीविजन का ऑर्डर है। डिस्ट्रीब्यूटर रिपोर्टेड अ सेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 700 टेलीविजन बेच दिए अप्रैल से जून तक और 850 जुलाई से सितंबर। सर डिस्काउंट तो मिलना चाहिए, 500 की बात हुई थी। द डिस्काउंट पॉलिसी ऑफर्ड बाय बीएल एज एक्सप्लेन्ड अबव इज अवेलेबल टू शाह। ठीक है सर। शाह रिवर्सेस आईटीसी फॉर क्वार्टर जुलाई टू सितंबर but fail to reverse the ITC for April to June. Examine the scenario with reference to section 15 and compute the taxable value of television during the quarter April to June and July to September, assuming the rate of tax is 18%. सुनो ध्यान से सर जी, जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट होता है तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि अगर डिस्काउंट इनवॉइस में दिया है एट द टाइम ऑफ सप्लाई है या बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई है तो आप उस डिस्काउंट को माइनस करो, खत्म बात। बट अगर डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई नहीं है, डिस्काउंट आफ्टर सप्लाई, तो उस डिस्काउंट को आपको माइनस करना पड़ेगा अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होती है। कौन सी 3 कंडीशन? सबसे पहले सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। तो सर इस क्वेश्चन में एग्रीमेंट है, हाँ सर इस क्वेश्चन में सारे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एग्रीमेंट है। दूसरा, रेसिपेंट आईटीसी रिवर्स करने को रेडी हो जाए, तो रेसिपेंट ने अगर आईटीसी रिवर्स करा होगा तो ही डिस्काउंट मिलेगा। और तीसरा, ये जो डिस्काउंट है ये इनवॉइस से इंटरलिंक भी होना चाहिए। तो सर जी एक बात बताओ, पहली और तीसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, बट क्या रेसिपेंट ने आईटीसी रिवर्स करा है? तो भाई रेसिपेंट ने जुलाई से सितंबर का आईटीसी रिवर्स करा है, अप्रैल से जून का नहीं करा है। तो जो जुलाई से सितंबर का आईटीसी रिवर्स करा है वहां पे तो डिस्काउंट मिल जाएगा, बट अप्रैल से जून में कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। तो सर यहाँ पे देखो अप्रैल से जून में कैसे क्या वैल्यू निकलेगा, 8400 प्लस 1200 9600 मल्टीप्लाई बाय 750, क्योंकि बिल तो जितना हमने डिस्पैच करा उसके हिसाब से बनेगा। तो 9600 इंटू 750 72 लाख रुपीस का बिल बन जाएगा। पर जुलाई से सितंबर की कहानी ऐसी नहीं है। जुलाई से सितंबर 8400 1200 डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा 10% और फिर 8760 मल्टीप्लाई बाय 1000, ऐसा बन जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। डन, ठीक। आगे आ जाओ। रॉली पॉली मैन्युफैक्चरर्स, बहुत अच्छा फेमस क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का। रजिस्टर्ड इन मुंबई महाराष्ट्र, इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फुटवेयर। इट इम्पोर्ट्स अ फुटवेयर मेकिंग मशीन फ्रॉम यूएसए। तो ठीक है सर। रॉली पॉली एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद रुद्र लॉजिस्टिक, अ लाइसेंस्ड कस्टम ब्रोकर with its office at Ahmedabad, Gujarat, to meet all the legal formalities in getting the said machine cleared from the custom station. Apart from this, Rowley Poly authorizes Rudra Logistic to incur on its behalf the expenses in relation to clearance of imported machine from the custom station and bringing the same to the warehouse of Rowley Poly Manufacturers Limited. सर जी ये प्योर एजेंट का क्वेश्चन, और प्योर एजेंट में लगता है हमारा रूल 33। और प्योर एजेंट के केस में सर अगर प्योर एजेंट जो भी खर्चा करता है और जो उसको रीइंबर्समेंट मिल जाता है और बिजनेस रिलेटेड जो खर्चा कर रहा है उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं जोड़ते। बट हमने एक चीज और प्योर एजेंट में पढ़ी थी कि सर होटल का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा और अदर जो भी पर्सनल खर्चे, भाई वो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़े जाएंगे। प्योर एजेंट के कॉन्सेप्ट के मजे मत लेना, वरना तो फिर कोई जीएसटी की बात होगी नहीं। तो सर अब रॉली पॉली को क्या क्या जोड़ना पड़ेगा? भाई देखो एजेंसी चार्जेस वो तो इसकी इनकम है, वो तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। बट सर ये अनलोडिंग ऑफ मशीन ये नहीं जोड़ना, पे करेगा रीइंबर्समेंट मिलेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ मशीन नहीं जोड़ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ मशीन नहीं जोड़ना, बिल ऑफ एंट्री कस्टम ड्यूटी नहीं जोड़ना, डॉग ड्यूज पोर्ट चार्जेस। बट सर ये पर्सनल है, होटल ट्रैवलिंग टेलीफोन, तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो सर ये आ गया 5 लाख और ये आ गया 5,97,000। तो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय रुद्रा लॉजिस्टिक। तो भाई 5,97,000। अच्छा इन्होंने पूछा क्या रुद्रा लॉजिस्टिक अगर ये सब बता ही नहीं रहा और एक ही बिल बना रहा है, तो भाई अगर एक ही बिल बना रहा है ना तो फिर वो प्योर एजेंट का कॉन्सेप्ट टूट जाएगा और फिर ये 13 लाख के ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है।
तो पहले रूल 33 के हिसाब से हु इज प्योर एजेंट वो बताना पड़ेगा, फिर आपको ये टोटल करके बताना पड़ेगा, और 13 लाख तो बताना पड़ेगा कि 13 लाख के ऊपर जीएसटी लगेगा। ठीक है, आगे आ जाओ। ए लिमिटेड इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा एंड पंजाब ड्यू टू द क्लोजर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन राजस्थान with effect from May 31, A Limited filed an application for cancellation of registration before the jurisdictional tax authorities of Rajasthan. The application for cancellation was filed on June 30, 2023. Registration was suspended with immediate effect from June 30, 2023 by jurisdictional tax authorities. Final order July 31 को आया। सर जी कैंसिलेशन कब से मानते हैं? तो कैंसिलेशन मानते हैं जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल करी या जिस दिन कैंसिलेशन ऑर्डर आया, विच एवर इज लेटर। कब आया भाई कैंसिलेशन ऑर्डर? 31 जुलाई, तो 31 जुलाई को आपका इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन रहेगा। ये पूछ रहा है भाई फाइनल रिटर्न, तो 3 महीने के अंदर अंदर जीएसटीआर 10 आपको फाइल करना रहता है, दैट इज फाइनल रिटर्न। तो 31 जुलाई से 3 महीने गिनेंगे, तो 31 अगस्त, 30 सितंबर और 31 अक्टूबर। तो भाई 31 अक्टूबर 2023 को इसको फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो फाइनल रिटर्न इज टू बी फाइल्ड ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर 2023। आगे इन्होंने बोला फर्दर ए लिमिटेड वॉज ऑल्सो रजिस्टर्ड एज एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इन राजस्थान। सेड रजिस्ट्रेशन वॉज कैंसल्ड विद इफेक्ट फ्रॉम June 30, 2023 with an order dated July 31, 2023. Advise whether final return is required to be filed upon cancellation of ISG registration. If yes, what is the due date? भाई ISG के लिए फाइनल रिटर्न इज नॉट एप्लीकेबल, तो ISG को कोई फाइनल रिटर्न फर्निश नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ISG को तो नॉर्मल रिटर्न GSTR 3B वो भी फर्निश नहीं करना रहता, और ISG को फाइनल रिटर्न भी फर्निश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ। इन सब में से MCQ भी बन सकते हैं। ठीक है, अवतार एंटरप्राइजेस कानपुर स्टार्टेड ट्रेडिंग एक्सक्लूसिवली इन आयुर्वेदिक मेडिसिन फ्रॉम July 1। 40 लाख का टर्नओवर 3 अक्टूबर को क्रॉस हो गया। रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा, आरसी इनको 5 नवंबर को मिल गई। भाई अब सुनो ध्यान से, सर जी जिस दिन आपका टर्नओवर क्रॉस हो गया, अगर आपने 30 डेज के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया तो आपका रजिस्ट्रेशन पता है कब से इफेक्टिव हो जाएगा? जिस दिन आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ। तो आपका थ्रेशोल्ड 3 अक्टूबर को क्रॉस हुआ, आपने 31 अक्टूबर को अप्लाई कर दिया, बधाई हो, क्योंकि आपने 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया, तो आपका रजिस्ट्रेशन कब से इफेक्ट में आ जाएगा? 3 अक्टूबर से इफेक्ट में आ जाएगा। दूसरी बात, सर 3 अक्टूबर से इफेक्ट में तो आ गया, बट क्या यहाँ पे रिवाइज इनवॉइस का कॉन्सेप्ट आएगा? बस वही मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे सर रिवाइज इनवॉइस आपको बनाना पड़ेगा अक्टूबर 3 से लेकर जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला 5 नवंबर, इस पीरियड का आप रिवाइज इनवॉइस बनाओगे विद इन 1 मंथ फ्रॉम 5 नवंबर। 1 मंथ फ्रॉम 5 नवंबर मतलब 5 दिसंबर तक आपको रिवाइज इनवॉइस बनाना पड़ेगा। तो बस यही पूछ रहे हैं भाई, ये पहले आपको बताना पड़ेगा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और फिर आपको बताना पड़ेगा कि 5 दिसंबर तक रिवाइज इनवॉइस बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे आ जाओ। सुनीता इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ गुजरात रिसीव्ड मशीनरी फॉर रिपेयर इन इट्स वर्कशॉप लोकेटेड इन सूरत, गुजरात फ्रॉम टाइटन लिमिटेड, एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड इन चाइना। Titan Limited is not registered in India. Repair work was carried out by Sunita for which it is paid in convertible foreign exchange. Aggregate turnover was 450 crores in the preceding financial year, but for 20 to 23 562 crore। भाई बहुत बड़ी कंपनी। ये पूछ रहे हैं कि क्या डायनामिक क्यूआर कोड बनाना है? यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस कि भाई डायनामिक क्यूआर कोड बनाना है या नहीं बनाना है। भाई एक बात बताओ, अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है, B2C इनवॉइस है, तो डायनामिक क्यूआर कोड बनाना पड़ता है। अब डाउट यही है कि भाई ये B2B है या B2C है, तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? तो भाई देखो यार, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर क्या बोलता है यहाँ पे, अगर आप
13(3)(a) की बात करूं तो यहाँ पे 13(3)(a) सिंपल सी बात बोलता है कि अगर आपने कोई भी गुड्स को इंडिया में मंगवाया है और इंडिया में परफॉर्मेंस हो रहा है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई वो परफॉर्मेंस जहाँ पे हो रहा है वो बनेगा। तो भाई यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है सर परफॉर्मेंस? रिपेयर वर्क वॉज कैरिड आउट बाय सुनीता। हाँ तो ये सूरत गुजरात में वर्कशॉप है तो सूरत गुजरात में हो रहा है तो भाई इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो सूरत गुजरात बनेगा। और सर जी फिर उस केस में अगर सूरत गुजरात प्लेस ऑफ सप्लाई बन रहा है और लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ की है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर तो सुनीता भी हमारी गुजरात की है तो वहां पे तो हम जीएसटी की बात करेंगे। बट अगर आप ऐसा मान रहे हो कि सर ये यहाँ पे रिपेयर का काम हुआ और फिर विदाउट बीइंग पुट टू यूज इन इंडिया ये एक्सपोर्ट हो गया तो उस केस में 13(2) लगेगा। और 13(2) के हिसाब से लोकेशन ऑफ रेसिपेंट है टाइटन तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। B2B है एक्सपोर्ट हो जाएगा वहां पे डायनेमिक क्यूआर कोड नहीं बनाना। तो यहाँ पे है ना ICAI ने 2 अजम्पशन से आंसर दिए। पहला कि मशीनरी इज एक्सपोर्टेड विदाउट बीइंग पुट टू यूज इन इंडिया। तो अगर आपने मशीनरी को एक्सपोर्ट कर दिया विदाउट बीइंग पुट टू यूज तो उस केस में लोकेशन ऑफ रेसिपेंट दैट इज चाइना और फिर ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है क्योंकि सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो एक्सपोर्ट में डायनामिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट सर अल्टरनेटिव 2 भी आप ले सकते हो कि मशीनरी इज नॉट एक्सपोर्टेड आफ्टर बीइंग यूज पुट टू यूज इन इंडिया। मतलब एक्सपोर्ट तो करिए पर इंडिया में पुट टू यूज करिए। भाई अगर इंडिया में पुट टू यूज करिए तो फिर उसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा वो इंडिया बन जाएगा और जब प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया बन जाएगा तो B2C सप्लाईज एक्सीडिंग ₹500 करोड़ तो डायनामिक क्यूआर कोड बनाना पड़ेगा। बट इसके ऊपर क्या है ना एक सर्कुलर आया हुआ है। सर्कुलर ये आया हुआ है कि अगर आप इनवॉइस इशू कर रहे हो किसी रेसिपेंट को जो इंडिया के बाहर है ऑल्दो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया बन रहा है बट उस रेसिपेंट ने कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में पैसा दिया है तो आप अपना इनवॉइस विदाउट डायनामिक क्यूआर कोड भी इशू कर सकते हो। लॉजिकल है ना भाई, हम यहाँ पे इंडिया में बैठे हैं वो डॉलर में पेमेंट कर रहा है, ऐसा कैसा डायनामिक क्यूआर कोड क्या स्पेसिफिकली उसके लिए लाएंगे? तो वहां पे भी आपको डायनामिक क्यूआर कोड बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। 2 अजम्पशंस है इसमें, एक तो ये वाला यहाँ पे डायनामिक क्यूआर कोड की एप्लीकेबिलिटी तो है पर बनाना इसलिए नहीं है क्योंकि सर एक सीबीआईसी का सर्कुलर आया हुआ है, वो सर्कुलर यही बोलता है कि अगर फॉरेक्स में पैसा आया है और आपका प्लेस ऑफ सप्लाई भले इंडिया में है फिर भी आपको डायनामिक क्यूआर कोड नहीं बनाना, और इस केस में तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज से तो डायनामिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आगे आ जाओ। क्यूट एंड कंपनी, वाओ, अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी filed an appeal with respect to denial of ITC. The appeal was disposed in the favor of Cute and Company on 30/9/2022. Annual return was filed on 31 March 20. Due date was 7 February 20. Cute and Company seeks your advice with the reason regarding the timeline up to which they are supposed to retain the books of accounts and other records. भाई आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने रहते हैं 72 months from the due date of furnishing of annual return और 1 year after final disposal of appeal, दोनों में से जो लेटर है वहां तक रखो। भाई अब डिस्पोजल ऑफ अपील तो 30/9/22, इसका 1 साल गिनेंगे तो 30/9/2023। पर सर जी जो एनुअल रिटर्न है ना उसका ड्यू डेट क्या है 7 फरवरी 20, इसमें आपको 6 साल जोड़ने पड़ेंगे तो 7 फरवरी 26, तो दोनों में से जो लेटर है डेट इज 7 फरवरी 2026 तक आपको रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। मैंने कोशिश करी है हर चैप्टर में से मैं एक एक क्वेश्चन उठाऊं ताकि आपका काम हो जाए, आपको डर ना लगे एग्जाम के टाइम पे। ड्रथी मैन्युफैक्चरर्स रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल सोल्ड एयर कंडीशनर टू रिटेल सेलर इन भुवनेश्वर एट अ वैल्यू ऑफ ₹49,000 excluding GST at the rate 18%. Now it wants to send the consignment of air conditioning machine to a retail seller in Bhubaneswar. You are required to advise on the following issue. क्या ई वे बिल बनाना है? सर ई वे बिल बनाना पड़ेगा अगर कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स 50,000 से ज्यादा है तो 49,000 को आप एक काम करो 118% से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 57,820। तो हाँ भाई यहाँ पे आपको क्या बनाना पड़ेगा? ई वे बिल बनाना पड़ेगा।
और अगर ई वे बिल नहीं बनाया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, पेनल्टी और उस सब के बारे में बताना पड़ेगा। तो 49,000 इंटू 18%, तो ई वे बिल बनाना पड़ेगा। और अगर ई वे बिल नहीं बनाया तो 10,000 की पेनल्टी और टैक्स शॉर्ट, टैक्स इवेडेड विच एवर इज हायर, और यहाँ पे इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पेनल्टी SGST एक्ट में भी लगेगी। ठीक है, फिर आपका जो गुड्स है उसको डिटेन कर देंगे, सीज कर देंगे, जिस कन्वेंस से आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उसको सीज कर देंगे, और जो गुड्स है उसको भी कॉन्फिस्केट कर सकते हैं अगर आपने 14 डेज के अंदर टैक्स और पेनल्टी का पैसा नहीं पे करा तो। आगे आ जाओ। मिस नित्या हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस इन हर ई कैश लेजर एज ऑन 28 फरवरी एज पर GST पोर्टल। भाई ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसका आंसर चेंज हुआ है, पहले कुछ और था अब कुछ और है। ठीक है, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी मैडम मंथली बेसिस पे रिटर्न फाइल करती है। हर टैक्स लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी वॉज 75,000 ईच। तो CGST 75,000 है और SGST भी 75,000। शी फेल्ड टू पे द टैक्स एंड कॉन्टेक्टेड यू एज अ लीगल एडवाइजर। बताओ, आपकी किस्मत खुल गई, आपको लीगल एडवाइजर की तरह कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ऑन 12 अप्रैल, और पूछ रही है कि भाई कितना टैक्स और इंटरेस्ट इसको पे करना है। इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज द इंटरेस्ट शी इज विलिंग टू मेक एनी ट्रांसफर फ्रॉम द कैश लेजर। तो भाई ये कैसा भी ट्रांसफर कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शी वॉन्ट्स टू पे द टैक्स ऑन 20 अप्रैल, डेट ऑफ कलेक्शन नो अदर पेनल्टी। अब मुझे एक बात बताओ भाई, 75,000 पे करना है। पहले तो अपन CGST में पड़ा कितना है वो देख लो भाई। CGST में टैक्स का पैसा 40,000 पड़ा हुआ है, तो अपन यूज कर लेते, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। सर जी SGST में टैक्स का पैसा कितना पड़ा हुआ है, 80,000, अपन यूज कर लेते। अब पूरा यूज करोगे तो 5,000 रुपये और आपके बच जाएंगे, तो ये 5,000 रुपीज नेगेटिव में ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब ये बोल रही है मैं कैसे भी ट्रांसफर कर सकती हूँ, तो भाई 75 में से 40 गए 35,000। अब भाई मेरे पास IGST का पैसा भी पड़ा हुआ है, ये टैक्स का पैसा IGST का मैं CGST में ट्रांसफर कर दूंगा। कर सकते क्या, हाँ जी, GST PMT 09 जिंदाबाद, तो उससे आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो सर फिर तो जीरो आएगा, बस यही तो सिखाना है। नील नील, तो सर क्योंकि नील नील है तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट की बातें नहीं होगी। एक काम करो, फटाफट से एक बार इसको रीड करो, जल्दी जल्दी रीड करो। हो गया, ठीक है, अब टेलीग्राम पे भेजूंगा तो पढ़ लेना ना भाई। मनिहार इंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली is engaged in supply of various goods and services exclusively to government department, agency and person notified under section 51। पूछ रहा है भाई TDS की बात होगी या नहीं होगी। भाई TDS में वो मेटल स्क्रैप वाला तो ध्यान रखना, एग्जाम में मेटल स्क्रैप का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा 100%। एक रजिस्टर्ड मेटल स्क्रैप और यहाँ पे भी रजिस्टर्ड मेटल स्क्रैप, दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो TDS इज एप्लीकेबल। तो यहाँ पे बताना है TDS एप्लीकेबल या नहीं। सर अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा होती है तो TDS एप्लीकेबल होता है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में GST जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 2,60,000 इंक्लूसिव ऑफ GST। एक काम करो, GST हटाओ। सर रेट क्या है GST का, 18% ही रहता है भाई। हाँ तो 2,60,000, तो ये आया 2,20,338, क्योंकि 2.5 लाख से कम है तो यहाँ पे हम कोई GST की बात नहीं करेंगे। 2,95,000 करके देख लो भाई, 295 को 118 से डिवाइड करो। सर ये 2.5 लाख है राजा मेरे, ये जो 2.5 लाख रुपए आया ना, क्या यहाँ पे GST की बात होगी? सर नहीं होगी, 2.5 लाख से एक्सीड होता है तो हम GST की बात करते हैं। सप्लाई ऑफ अ हैवी मशीनरी टू अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन उत्तराखंड, तो 5,90,000, और पेमेंट ड्यू इन अक्टूबर कितना बेटा, 25,000। तो सर ये जो 5,90,000 है इस पे GST की बात होगी, हाँ जी, क्योंकि 2.5 लाख से बहुत ज़्यादा है। अब इसको आप डिवाइड भी करोगे तो बहुत ज़्यादा है। और जो TDS है, TDS GST की तो बातें होगी, TDS की बात होगी यानी, तो 25,000 के ऊपर TDS लगेगा, हाँ जी लगेगा। अब कौन सा TDS लगाना है भाई, ये उत्तराखंड की मशीनरी और हम कहाँ के हैं, दिल्ली के, तो IGST लगाओ। ठीक है, सिंपल।
25,000 का 2% तो 500 रुपये रहेगा। तो देखो भाई यहाँ पे 2% 500 रुपये, ठीक है। अच्छा, जब आप नोटिफाइड पर्सन लिखोगे ना तो नोटिफाइड पर्सन में ये भी लिख के आना मेटल स्क्रैप, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू दिल्ली ऑफिस ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक, अ सोसाइटी एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। सर 6,49,000 और 50,000। क्या यहाँ पे टीडीएस की बात होगी? हाँ जी होगी। तो दिल्ली दिल्ली तो CGST और अच्छा 2 मिनट रुक जाओ। हाँ जी, यहाँ पे भी टीडीएस की बात होगी। सोसाइटी इज ऑल्सो नोटिफाइड पर्सन, तो 50,000 पे 1% CGST SGST। ये देखो 50,000 पे 1% CGST और SGST। अच्छा, इस क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन में बड़ी दिक्कत आएगी। हम भी जब हमारी बुक में फॉर्मेटिंग सेट कर रहे थे ना, तो भाई देखो कैसे काट काट के हमको इसमें फॉर्मेटिंग करनी पड़ी, क्योंकि पेज की एक लिमिटेशन होती है और एग्जाम में जो आपका पेज है ना उसकी तो बहुत ज़्यादा ही लिमिटेशन है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करना ना, जो काम के कॉलम नहीं है जैसे सीरियल नंबर उनको डिलीट कर देना, ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऐसे छोटा छोटा बनाना, CGST छोटा छोटा बनाना, क्योंकि क्या रहता है ना बहुत सारे बच्चे प्रेजेंटेशन के बाद फिर काटा मार देते हैं, वो मत करना प्लीज, है ना। आ गया हो। इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश आंध्र भवन लोकेटेड इन दिल्ली, सर्विस एंटर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। सर अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई ये दोनों सेम स्टेट में, पर अगर लोकेशन ऑफ रेसिपेंट डिफरेंट स्टेट में है तो उस केस में भले वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा हो तो भी टीडीएस की बात नहीं होती है। तो यहाँ पे एक बात बताओ, लोकेशन ऑफ सप्लायर, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर तो दिल्ली है। प्लेस ऑफ सप्लाई सर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में क्या रहेगा? दिल्ली रहेगा। और लोकेशन ऑफ रेसिपेंट, तो भाई लोकेशन ऑफ रेसिपेंट आंध्र प्रदेश है, तो इसलिए यहाँ पे टीडीएस की बात नहीं होगी, ठीक है। क्लास में लॉजिक भी बताया था, अभी लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो। प्रिंटेड बुक प्रिंटेड पोस्ट कार्ड टू वेस्ट दिल्ली आउट ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ 9,72,000, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ बुक्स एग्जाम फ्रॉम GST 7 लाख। तो भाई एक बात बताओ, जो एग्जाम है उस पर टीडीएस नहीं लगता, तो 9,72,000 में से 7 लाख गए तो बचा कितना? 2,72,000। अब 2,72,000 को जब आप 18% से डिवाइड करोगे तो फिर ये तो 2.5 लाख से कम आया। क्योंकि ये 2.5 लाख से कम आया तो यहाँ पे भी हम कोई TDS की बात नहीं करेंगे, ठीक है। फिर मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट इन द म्यूनिसिपल एरिया ऑफ ईस्ट दिल्ली, द मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू विद द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली also involves replacement of defunct lights and other spares. However, the value of goods is not more than 25%. सर अगर गुड्स का वैल्यू 25% है या उससे कम है तो एग्जेम्प्ट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और जब एग्जेम्प्ट हो जाएगा तो कोई टीडीएस की बातें नहीं होगी, खत्म, डन हो गया, सिंपल, ठीक है। पर क्वेश्चन काफी अच्छा है। टीडीएस में ये वाला क्वेश्चन दिख के जाएंगे तो काम हो जाएगा, और टीसीएस में ये वाला क्वेश्चन दिख के जाएंगे तो काम हो जाएगा। Starcards Limited owns and operates a web portal in the name of Starcart and is registered with the jurisdictional GST authorities in Delhi as an e-commerce operator and is liable to collect tax at source under section 52। भाई यहाँ पे क्या है ना, Starcards एक वेब पोर्टल है जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट होता है। Starcart लिस्टिंग सर्विसेज दे रहा है टू वेरियस सेलर for selling the goods to ultimate customers. Besides this, Starcards also sells its own product through the same web portal. भाई ये खुद के पोर्टल के थ्रू भी बेचता है और यहाँ पे दूसरे सप्लायर्स को भी मौका देता है कि वो Starcart के थ्रू सेल करें। और Starcart इतना शाना है, Starcart लिस्टिंग फीस ले रहा है 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय सेलर। मतलब जितना जितना ये Starcart इनका माल बेचेगा उसका 10% ऑफ टर्नओवर Starcart को कमीशन जाएगा। बहुत बढ़िया। लिस्टिंग फीस इज रिकवर्ड ई रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिटर्न, मतलब ये ग्रॉस सेल्स की लिस्टिंग फीस है, अगर रिटर्न भी हो गया तो भी लिस्टिंग फीस तो Starcart लेके ही मानेगा। कस्टमर ठीक है वाइड रेंज से लेते हैं। पेमेंट इज मेड थ्रू द पेमेंट गेटवे, हटाओ इसको। Starcart मेक्स द पेमेंट टू द सेलर आफ्टर एडजस्टिंग द TCS, ठीक है सर, TCS की एप्लीकेबिलिटी भी आएगी। TCS का रेट 0.5% हो गया।
Invoice for the goods is issued by seller in the name of customer and tax is charged on the basis of location of seller and customer. The goods are shipped directly by the seller to the customer and there is no responsibility of shipping the goods on the star card for such third party sellers. ठीक है. इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स, ये सिंपल सी बात बोल रहे हैं, तो नॉर्मली ई कॉमर्स ऑपरेटर का कैसा होता है, अगर गुड्स रिटर्न हो रहे हैं तो स्टार कार्ड आपको शिपिंग अरेंज करा के देगा और इसमें भी पैसे ले रहा है 20% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एज अ कैंसलेशन चार्ज और बैलेंस अमाउंट कस्टमर को रिफंड कर रहा है. 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न इज कलेक्टेड फ्रॉम द सेलर एज द हैंडलिंग चार्ज. बहुत बढ़िया. मतलब 10% तो सप्लायर से ले रहा है, 20% कस्टमर से ले रहा है. बहुत पैसा है भाई. स्टार कार्ड पुलकित ने फॉलोइंग गुड्स परचेज कर. अच्छा, ये पूछ क्या रहा है, कंप्यूट द नेट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ स्टार कार्ड ऑफ इन्फोकॉम सिक्योर. मतलब ये इन्फोकॉम और सिक्योर सप्लायर्स होंगे तो सबकी आपको नेट टैक्स लाइबिलिटी निकालनी. और जब स्टार कार्ड की नेट टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है तो जो टीसीएस का अमाउंट है उसको भी आपको ऐड करना है. लैपटॉप हैविंग द वैल्यू ऑफ 50,000 एंड अ प्रिंटर हैविंग द वैल्यू ऑफ 10,000. Both the products are sold by Infocom Limited, a seller listed on Star Cards and registered under GST in the state of उत्तर प्रदेश. सर जी 50,000 और 10,000 60,000 का माल बेचा है इन्फोकॉम ने. मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे क्या लाइबिलिटी रहेगी. अगर मैं आपको तीनों की लाइबिलिटी ऐसे निकाल के बता दूं, ये स्टार कार्ड, ये इन्फोकॉम और एक और है हमारा सिक्योर वर्ल्ड. भाई ये जो 60,000 का माल बेचा है किसने बेचा है, इन्फोकॉम ने, तो इसके ऊपर जीएसटी इन्फोकॉम को देना है. स्टार कार्ड टीसीएस कलेक्ट करेगा. जीएसटी का रेट कितना है, तो जीएसटी का रेट है 18%. ठीक है, तो हाँ जी, तो आईजीएसटी लगाओ. तो 60,000 का 18% 10,800. अब भाई 10,800 तो ठीक है. सबसे पहले टीसीएस, तो 60,000 का 0.5% डेट इज 300 रुपये. वो टीसीएस के बाद वो स्टार कट्स कलेक्ट करेगा. एक और चीज़ सर, ये जो टीसीएस है ये इसको यहाँ पे माइनस करने का मौका मिलेगा. हाँ जी, पर ये 60,000 पे 6,000 रुपये और देने पड़ेंगे इन्फोकॉम को एज ए लिस्टिंग फीस. तो वो जो 6,000 रुपये है वो स्टार कार्ड की इनकम हो जाएगी. उस पर 18% लगाओगे तो वो स्टार कार्ड को देना पड़ेगा. ये आ रहा है ना आपको समझ में भाई. क्लास में अपन ने बहुत डिटेल में करा था, अभी मेरे को थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा. तो 6,000 का 18% ये. सर जी ये 1,080 का इन्फोकॉम क्या ले लेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा. डन, बस हो गया. और क्या था, मोबाइल फोन हैविंग अ वैल्यू ऑफ 30,000 ओन कैपेसिटी. तो ओन कैपेसिटी में तो भाई इसको 30,000 के ऊपर 18% का जीएसटी देना है. कोई टीसीएस विशेष की बात नहीं होगी. 30,000 5,400. फिर सीसीटीवी कैमरा हैविंग अ वैल्यू ऑफ 1 लाख सोल्ड बाय सिक्योर वर्ल्ड लिस्टेड ऑन स्टार कार्ड रजिस्टर्ड इन गुजरात. तो भाई ये भी आईजीएसटी 1 लाख का 18%. ये सिक्योर वर्ल्ड, इस पे टीसीएस की बात होगी तो 1 लाख का 0.5% 500 इधर ऐड कर दोगे आप 500. अब एक और चीज़ ध्यान रखना सर, वो 1 लाख का 10% जो है वो लिस्टिंग फीस, मतलब 10,000 रुपये. उस 10,000 के ऊपर 1,800 रुपये का जीएसटी वो इसको देना पड़ेगा. और यहाँ पे ये 1,800 का क्या ले लेगा, क्रेडिट ले लेगा. भाई अपन ने इन्फोकॉम में भी ऐसे ही करा ना. 50,000 10,000 60,000 का 10% 6,000, उस 6,000 का 18% ये. ठीक है, बस हो गया. अब जोड़ो इन सबको, 300 1,080 5,400 और 500 और 1,800. तो ये आ गया 9,080. और फिर 10,800 में से 300 गए, 10,500 और 1,080 और गए, तो ये आया 9,420. और यहाँ पे 18,000 में से 500 गए,
-1800 और गए, कितना आ गया? 15,700। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन। आ गया हो भाई। भगवान मैन्युफैक्चरर्स, ओहो भगवान, एंड एक्सपोर्टर कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। डोमेस्टिक भी बेचते हैं, इंटरनेशनल भी बेचते हैं। इट इज इंगेज इन बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। इट एक्सपोर्ट द गुड्स विदाउट द पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 16(3) और फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये रिफंड का क्वेश्चन है, रिफंड अंडर रूल 89(4). टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स 14 लाख। अगर रिफंड में 89(4)(a)(4) भी आए, इग्नोर करना, अब वो डिलीट हो गया, पर मुझे चांस लग रहा है एग्जाम में वो एक आधी पॉइंट इसका डालेगा। और आपका आईडीटी का पेपर अमेंडमेंट बेस्ड ही रहेगा, पक्की गारंटी है। बहुत सारे अमेंडमेंट पूछे जाएंगे, तो इसलिए मैंने अमेंडमेंट का एक घंटे का शॉर्ट लेक्चर डाला हुआ है, तो वो प्लीज आप देख लेना। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ सन exported without payment of tax under letter of undertaking. However, taxable value of such goods when supplied domestically in similar quantities is 6 लाख। अगर आपको याद हो कि सर हम क्या करते थे ना, मैक्सिमम गुड्स में 1.5% ऑफ द डोमेस्टिक टर्नओवर लेते थे, ठीक है, तो ये 6 लाख का 1.5% कितना क्या होगा भाई? 9 लाख, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड, however when supplied domestically is 1,50,000। ठीक है, देखते भाई देखते। आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स इनपुट्स इनपुट सर्विसेज। सर कैपिटल गुड्स का तो आईटीसी मिलता ही नहीं है, रूल 89(4) में इनपुट और इनपुट सर्विसेज का मिलता है। ऑल्सो एडिशनल इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड करी है। अच्छा, आपको याद है कि आईटीसी जो सबसे कम वाला होता है वो मिलता है, मतलब एक तो रूल 89(4) से निकालोगे, एक जो ई क्रेडिट लेजर में आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है एट द टाइम ऑफ रिफंड एप्लीकेशन और एट द टाइम आफ्टर फाइलिंग द जीएसटीआर 3B। तो ये 1.5 लाख 325 और जो इसके फॉर्मूले से निकलेगा, दोनों तीनों में से जो कम आएगा वो रिफंड का आपको मिलेगा। तो अब सुनो ध्यान से भाई, रिफंड का फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता है। रिफंड का फॉर्मूला नेट आईटीसी ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज मल्टीप्लाई बाय जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिवाइडेड बाय टोटल टैक्सेबल टर्नओवर एडजस्ट से टोटल टर्नओवर। नेट आईटीसी में ध्यान रखना कैपिटल गुड्स नहीं आएगा, तो सिर्फ इनपुट और इनपुट सर्विसेज। तो राजा 1 लाख, 3 लाख और 1.5 लाख, ये कितना हो गया? 4.5 लाख। अब टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, तो सर जी जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स में आपको वो 1.5 टाइम्स वाली बात ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले एक तो सन है, सन, तो सन का कितना था भाई? देखो ये रहा सन सन सन। अब ये तो स्टार इंडिया में सप्लाई हुआ, ये जीरो रेटेड नहीं है। फिर सन जी, तो सन का 6 लाख 10 लाख, 6 लाख का 1.5 गुना 9 लाख, 9 लाख 10 लाख, विच एवर इज लोअर। फिर ये 1.5 लाख का 1.5 गुना तो 2,25,000, 2 लाख दोनों में से लोअर, तो 10 और 2 12 लाख आएगा। ओ सॉरी, 6 लाख का 1.5 और 10 लाख दोनों में से लोअर, तो 9 लाख लोअर हुआ ना भाई। तो 9 लाख और 2 लाख 11 लाख रुपए, ठीक है, ये 11 लाख। और अब नीचे जो टर्नओवर लोगे ना, ये ऊपर वाला तो लोगे ही लोगे जो एज इट इज सेम है, और नीचे जो हमने इंडिया में बेचा है वो भी लोगे। तो 9 लाख 2 लाख प्लस 14 लाख, उसके बाद हमारा आ गया 198। तो फॉर्मूलों के हिसाब से 198, फिर 150, 325, तीनों में से जो कम, तो 1.5 लाख रुपए आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। आ गया हो। In an order passed dated 1st April 2023 issued to Sita Ram Private Limited, बोलो राम भगवान की जय, the Commissioner of Central Tax being revisional authority has confirmed IGST demand of 1400 करोड़, penalty 200 करोड़ और interest 20 करोड़। सीताराम admits the tax liability penalty and interest to the extent of 200, 20 और 10 करोड़। तो भाई ये 230 करोड़ तो इसने एडमिट ही कर लिया, बोले हाँ ये पे करेंगे, बट बाकी बैलेंस के लिए ये झगड़ा करना चाहता है, डिस्प्यूट में जाना चाहता है। तो ये चाह रहा है कि उसको कितना प्री डिपॉजिट करना है। तो भाई देखो, एक तो जो आपने अग्री कर दिया वो तो आपको पे करना ही है, और
आईजीएसटी का मामला है तो 20% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट आपको पे करना रहता है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 100 करोड़। तो भाई टैक्स इन डिस्प्यूट कितना है, 1400 में से 200 गए 1200, और 1200 का 20% कितना हुआ 240, पर मैक्सिमम कितना 100 करोड़। तो मैक्सिमम 100 करोड़, तो टोटल हो गया 230, और 100 करोड़ 330 करोड़ रुपए आपको पे करने पड़ेंगे अपील में जाने से पहले। जीएसटी 80 डिसाइड्स द अपील इन द फेवर ऑफ सीताराम प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने बोला भाई सीताराम आप सही हो, आपके तो नाम में ही राम है। ऑन 12 जून 2023 सीताराम सबमिट्स एन एप्लीकेशन seeking the refund of pre-deposit along with the applicable interest on 2nd July 23 and department acknowledged the application on the same day। तो सर रिफंड की एप्लीकेशन और इंटरेस्ट भी इसने बोला कि भाई इंटरेस्ट भी दो। अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिटर्स इज रिफंडेड ऑन 15 अक्टूबर। एक तो आपको प्री डिपॉजिट निकालना है और एक इंटरेस्ट निकालना। सर जी इंटरेस्ट कौन सी तारीख से मिलेगा, तो जब आपने प्री डिपॉजिट करा था, कब करा था भाई आपने प्री डिपॉजिट, 12 अप्रैल को आपने प्री डिपॉजिट करा था। और एप्लीकेशन कब करी थी, 2 जुलाई को एप्लीकेशन करी थी। अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट इज रिफंडेड ऑन 15 अक्टूबर। तो भाई 12 अप्रैल से लेकर 15 अक्टूबर तक जितने भी दिन हो रहे हैं उसका आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा नॉर्मल। आओ सबसे पहले तो भाई प्री डिपॉजिट 230 करोड़ और ये 100 करोड़, टोटल हो गया 330 करोड़। अब हमेशा याद रखना कि सर अगर अपीलेट अथॉरिटी ट्राइब्यूनल का मामला है तो जो इंटरेस्ट है वो 9% की रेट से रहेगा, 6% की रेट से नहीं रहेगा। और इंटरेस्ट कहाँ से काउंट होगा, 12 अप्रैल 2023 से काउंट होगा। कहाँ तक काउंट होगा, 15 अक्टूबर, 186 डेज, ये आप कैलकुलेट कर देना। तो फिर 100 करोड़ का 9% इंटू 186 डिवाइडेड बाय 366, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर जी ये कौन सा साल है, अच्छा यहाँ पे 365 आना चाहिए, कहीं पे दिया हुआ है क्या लीप ईयर, और 2023 तो लीप ईयर होता ही नहीं है, 2024 होता है। एक बार कैलकुलेशन करके देखें क्या, 100 करोड़ इंटू 9%, ठीक है। अब इन्होंने 366 लिया है, 365 लेना चाहिए, तो यहां तक का आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। डन। एग्जाम में आप 365 लोगे अनलेस एंड अनटिल इट इज अ लीप ईयर। आ गया हो। इन एन अपील फाइल्ड विद हाई कोर्ट बाय प्रतीक लिमिटेड on the question whether the activity undertaken by Pratik amounts to supply, appeal was decided in the favor of Pratik Limited। ठीक है। अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी इन्वॉल्व वर आईजीएसटी ऑफ 1.2 करोड़, इंटरेस्ट 60 लाख, पेनल्टी 50 लाख। हाउएवर डिपार्टमेंट डज नॉट अग्री विद द ऑर्डर पास बाय हाई कोर्ट। और डिपार्टमेंट बोल रहा है नहीं भाई ये सप्लाई है, डिपार्टमेंट को सुप्रीम कोर्ट के बिफोर अपील फाइल करनी रिलेटिंग टू डिस्प्यूट पर्टेनिंग टू डिमांड ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। You are required to examine whether the appeal can be filed by the department in the given case. Will your answer change in case matter is related to valuation of services instead of determining whether the said activity amounts to supply? आराम से सर जी अब लिमिट बदल चुकी है डिपार्टमेंटल अपील की। अगर डिपार्टमेंट को अपील में जाना है तो अगर जीएसटी 80 में जाना है तो 20 लाख, हाई कोर्ट में जाना है तो 1 करोड़ और सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो 2 करोड़। एक और चीज, ये जो अमाउंट है ये टैक्स का देखा जाएगा, इंटरेस्ट पेनल्टी का नहीं देखा जाएगा। जो डिस्प्यूट है, अगर डिस्प्यूट टैक्स का है तो आप टैक्स का देखो, डिस्प्यूट इंटरेस्ट का है तो इंटरेस्ट का देखो, डिस्प्यूट टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी का है तो तीनों का देखो, डिस्प्यूट टैक्स और इंटरेस्ट का है तो टैक्स और इंटरेस्ट का देखो। जिसका डिस्प्यूट है उसका अपने को अमाउंट देखना पड़ेगा। तो किसका डिस्प्यूट है सर, ये रहा। ठीक है, यहां पे टैक्स का डिस्प्यूट है 1.2, 60 लाख और 50 लाख।
और डिपार्टमेंट कहाँ जाना चाहता है? डिपार्टमेंट जाना चाहता है सुप्रीम कोर्ट में। तो सर जी सुप्रीम कोर्ट में डिपार्टमेंट जा सकता है क्या? तो भाई 1,20,00,000 सिर्फ टैक्स का अमाउंट देखना है, तो यहाँ पे 2 करोड़ है, नहीं जा सकता। देखो, वेयर द डिस्प्यूट पर्टेन्स टू डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स with or without penalty and or interest, the aggregate amount of tax in dispute only shall be considered। तो सिर्फ आपको टैक्स इन डिस्प्यूट देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1.2 करोड़ है, तो 2 करोड़ की लिमिट है, आप नहीं जा सकते। बट सर्कुलर फर्दर प्रोवाइड करता है कि कहीं कहीं केस में हम मैरिट्स ऑफ द केस देखेंगे, वहां पे ये लिमिट गई 3 दिन। और वो कौन कौन से केसेस हैं? तो भाई वो ये वाले केसेस हैं, CGST, SGST, IGST कंपनसेशन सेस का कोई प्रोविजन, अल्ट्रा वायरस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऐसे भी बहुत सारे प्रोविजन होते हैं क्या? हाँ जी होते हैं भाई। फिर उसके बाद रूल्स रेगुलेशन अंडर CGST, SGST, UTGST, IGST हैज अल्ट्रा वायरस द पेरेंट एक्ट। तो भाई अगर रूल्स और पेरेंट एक्ट में समझौता नहीं है, अभी जैसे मई के लिए तो एप्लीकेबल नहीं है, पर वो डीनेचर्ड ENA के ऊपर इन्होंने GST मना कर दिया है। बट भाई कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा लिखा ही नहीं हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 366 में सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज 6 मीन्स GST ऑन ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से तो अल्ट्रा वायरस हो गया। तो अभी देखते हैं भाई इसके ऊपर कोई केस वेस करेगा तो। फिर वेयर एनी ऑर्डर, नोटिफिकेशन, इंस्ट्रक्शन, सर्कुलर इशूड बाय द गवर्नमेंट और द बोर्ड has been ultra virus, CGST, SGST, IGST और compensation act और rules made there under। और फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर जी अगर मैटर वैल्यूएशन, क्लासिफिकेशन, रिफंड, प्लेस और एनी अदर इशू से रिलेटेड है which is recurring in nature or where the adverse comments have been passed or cost has been imposed against government department or any other class of cases। ठीक है, अगर यहाँ पे अपील की बात उसके अगेंस्ट में होती तो इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा, विल योर आंसर चेंज इन केस मैटर्स रिलेटिंग टू वैल्यूएशन। तो अगर मैटर वैल्यूएशन से रिलेटेड है तो हमारा आंसर बदल जाता क्या? हाँ सर, अगर वैल्यूएशन से रिलेटेड है तो आप मेरिट्स के बेसिस पे अपील में जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। रंजन इंटेंड्स टू स्टार्ट सेलिंग सर्टन गुड्स इन दिल्ली, however he is not able to determine the classification of goods proposed to be supplied by him as the classification of said goods has been continuous and the place of supply। ठीक है, रंजन टैक्स एडवाइजर ने बोला एक काम करो, आप एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई करो क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। He told रंजन that the advance ruling would bring him certainty and transparency और बाद में आपके लिटिगेशन झगड़े नहीं होंगे। आपको एडवाइस करना है रंजन को। सबसे पहला टैक्स एडवाइजर बोल रहा है रंजन आप GST के अंदर रजिस्टर्ड हो जाओ बिफोर अप्लाइंग फॉर एडवांस रूलिंग एज ओनली रजिस्टर्ड पर्सन कैन अप्लाई। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, एडवांस रूलिंग रजिस्टर्ड भी ले सकता है और अनरजिस्टर्ड भी ले सकता है। तो एडवांस रूलिंग कैन बी सॉट बाय रजिस्टर्ड पर्सन और अ पर्सन डिजायरियस ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है फॉर एडवांस रूलिंग। रंजन इज अप्रीहेंसिव दैट इफ एट ऑल एडवांस रूलिंग इज परमिटेड टू बी सॉट ही हैज टू सीक इट एवरी ईयर। नहीं भाई, एडवांस रूलिंग तब तक वैलिड रहेगी जब तक लॉ, फैक्ट, सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं हो जाते। तो अगर लॉ, फैक्ट, सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं हो रहे हैं तो आपके एडवांस रूलिंग भी वैलिड रहेगी। तो एडवांस रूलिंग shall be binding unless the law, facts or circumstances supporting the original advance ruling have changed। Therefore, once the Ranjan has sought the advance ruling with respect to the eligible matter question, it will be binding till the law, facts and circumstances supporting the original advance ruling remains same। The tax advisor is of the view that the order of authority for advance ruling is final and not appealable। नहीं भाई, अगर आप एडवांस रूलिंग के ऑर्डर से खुश नहीं हो तो फिर आप अपीलेट ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में अप्लाई कर सकते हो। तो सर अगर एप्लीकेंट इज अग्रीव्ड विद AR तो आप अपीलेट ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। कितने दिन में सर? 30 डेज में आप अपील फाइल कर सकते हो और अपीलेट ऑथोरिटी चाहे तो और 30 डेज आपको एक्स्ट्रा दे सकता है। संभव रंजन्स फ्रेंड इज अ सप्लायर रजिस्टर्ड इन दिल्ली। तो ये संभव है जो किसका दोस्त है? रंजन का दोस्त है।
ही इज engaged in supply of goods which Ranjan proposes to supply at the same commercial level that the Ranjan proposes to adopt. सर जी, एडवांस रूलिंग आप अपने दोस्त के लिए नहीं ले सकते हो, आप अपने लिए लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो ही इंटेंड्स टू अप्लाई द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एज डिसाइडेड इन द एडवांस रूलिंग ऑर्डर टू बी ऑब्टेन्ड बाय रंजन टू द गुड्स सप्लाइड. नहीं कर सकते भाई, संभव की एडवांस रूलिंग अलग है, रंजन की एडवांस रूलिंग अलग है, सबको अलग अलग पैसे देने पड़ेंगे. तो एडवांस रूलिंग इज बाइंडिंग ओनली ऑन द एप्लीकेंट हु इट सॉट इट एंड ऑन द कंसर्न्ड ऑफिसर और द जुरिसडिक्शनल ऑफिसर. The advance ruling is not applicable to similarly placed other taxable person in the state. It is only limited to the person who has applied for the advance ruling. ठीक है, तो ये यहाँ पे नॉट टू बी अप्लाइड आया समझ में. आगे आ जाओ. अब देखो कस्टम के क्वेश्चंस तो वैसे मैंने आपको कस्टम मैराथन में कराए हुए. अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मेरा मन कह रहा है कि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. बाकी मैंने कस्टम मैराथन जो ली है, इतनी शानदार मैराथन है, वो अगर आपने देख ली ना, वो अगर आपने देख ली तो आपके 15, क्योंकि वहाँ पे एफटीपी कवर नहीं है, एफटीपी का अलग से रिवीजन वीडियो, 15 में से आपके 10-12 मार्क्स गारंटी. उसमें वैल्यूएशन के क्वेश्चंस कराए हैं, बैगेज के क्वेश्चंस कराए हैं, और भी क्वेश्चंस कराए. मनमीत इंपोर्टेड सर्टन गुड्स फ्रॉम हिज सन मिस्टर हरभजन, ये वाला क्वेश्चन भी कराया है पर वापस से करा रहा हूँ. ट्रांजैक्शन वैल्यू हैज बीन रिजेक्टेड. Rule 4 and Rule 5 of custom valuation are found inapplicable. Manmeet furnishes the cost related data and requested custom authorities to determine the value accordingly as per Rule 8. तो अगर Rule 4 और 5 रिजेक्ट हो जाते हैं तो हम Rule 6 पे जाते हैं. Rule 6 बोलता है कि आप या तो Rule 7 अप्लाई करो या तो Rule 8 अप्लाई करो, और अगर इंपोर्टर चाहे तो डायरेक्ट Rule 8 अप्लाई कर सकता है. प्रॉपर ऑफिसर से परमिशन मांग के डायरेक्ट Rule 8 अप्लाई हो जाएगा, फिर Rule 7 अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे अज्यूमिंग प्रॉपर ऑफिसर ने एक्सेप्ट कर लिया Rule 8. और Rule 8 के हिसाब से वैल्यूएशन कैसे निकलता है सर? Rule 8 बोलता है कॉस्ट, फैब्रिकेशन चार्जेस, जो भी सारे एक्सपेंसेस है वो ऐड करो, प्लस प्रॉफिट ऐड करो, और प्लस Rule 10(2) का एडजस्टमेंट करो, और जो वैल्यू आ जाएगी बस वो वैल्यू हो जाएगी आपकी एज पर Rule 8. कॉस्ट कितना? 2000. फैब्रिकेशन चार्जेस 1000. अदर चार्जेबल 400, तो ये हो गया 3400. इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐड करो 250. फ्रेट फ्रॉम हरभजन्स पोर्ट, हरभजन्स फैक्ट्री टू यूएस पोर्ट, भाई ये वाला खर्चा भी एफओबी के पहले पहले का ही है, ये जोड़ो. लोडिंग चार्जेस 100, ये जोड़ो. सर टोटल कितना हो गया? 2000, 3000, 3400 और 4000, तो ये हो गया हमारा $4000. अब सुनो, नेट प्रॉफिट मार्जिन है 20% ऑफ एफओबी. अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 20% ऑफ एफओबी का मतलब होता है 25% ऑफ कॉस्ट. ठीक है सर, ये कैसे निकलता है? भाई आपको ऐसे निकालना है, 20 ऑफ एफओबी मतलब 1/5, ये इधर जाएगा तो 1/4, इधर डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर देना, खत्म बात. अगर यहाँ पे 20 की जगह 33.33 होता तो मतलब 1/3, उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा. बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है और कुछ ध्यान नहीं रखना. अब सुनो, 20% ऑफ एफओबी मतलब 25% ऑफ कॉस्ट, ये आ गई 4000. इसका 25% कितना हो जाएगा? 1000. तो 1000 हो गया हमारा $5000. ठीक है, तो सर अब देखो आप ध्यान से, ये तो सब ठीक है. ये देखो एफओबी वैल्यू कितनी आ गई हमारी? $5000. अब हमेशा एक चीज याद रखना कि जब हम 20% निकालेंगे, तो ये मैंने आपको वैल्यूएशन में भी बताया था, अभी वापस से बता रहा हूँ कि जब आप 5000 का 20% निकालोगे कितना आया? 1000. इस $1000 में पता है आपको क्या क्या शामिल है? इस $1000 में ये फ्रेट भी शामिल है और ये लोडिंग चार्जेस भी शामिल है. ठीक है, तो सर ये वापस ऐड नहीं करेंगे, तो ये ऐड नहीं करेंगे, बस यहाँ तक हम ऐड करेंगे और फिर $1000 ऐड कर देंगे, क्योंकि $1000 में ये सारा खर्चा आ गया. ओ तो मतलब 2000, 3000, 3400, और फिर ये अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट 3650. ठीक है, और इस 3650 में आपने क्या जोड़ दिया? 1000. और ये दिखाना इधर ही आपको. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है राजा. 1000, और उसके बाद सर जी फ्रेट लोडिंग 1000. अब इस 1000 में एक चीज नहीं है, इस 1000 में 3 चीजें. ठीक है,
तो सर हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसको अलग से दिखा दें 250, 350 और फिर 650 अलग से। अरे नहीं दिखाना, जब मैं बोल रहा हूँ भाई, समझो ना बेटा, वो नंबर कट जाएंगे, तुम्हारा प्रेजेंटेशन सही करोगे, आंसर भी मैच होगा। उन ICAI वालों को नहीं समझता इतना, वो मैच करते हैं। तो आपको जैसा बोल रहा हूँ वैसा प्रेजेंटेशन करो, ठीक है। 1000 फ्रेट लोडिंग और फिर इंश्योरेंस चार्जेस असर्टेनेबल है तो वो ले लो, असेसेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, तो वो आ जाएगा हमारा अमाउंट और बस हो गया हमारा वैल्यूएशन। और यहाँ पे सर ये ज्ञान गणित आपको देना पड़ेगा कि रूल 6 बोलता है कि अगर रूल 3, 4, 5 में वैल्यू नहीं निकल पा रही तो रूल 7, रूल 8, और इंपोर्टर चाहे तो रूल 7 और रूल 8 के लिए एप्लीकेशन कर सकता है और रिवर्स हो सकता है। तो रूल 8 इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। और रूल 8 में क्या क्या चीजें जोड़ते हैं वो सब बता देने का। सर ब्रीफली डिस्कस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 69 रिलेटिंग टू क्लियरेंस ऑफ वेयर हाउस गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। भाई वो जो वेयर हाउस में गुड्स पड़े हुए हैं उसको आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट के लिए क्लियर कर सकते हो विदाउट द पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है सर। पर आपको कुछ कुछ कंडीशन फिलफिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपके पास शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट होना चाहिए, वो आप प्रेजेंट करोगे। एक्सपोर्ट ड्यूटी, फाइन्स, पेनल्टीज अगर उस पर लग रही है तो वो पे करोगे। एक्सपोर्ट का जो क्लियरेंस ऑर्डर है वो प्रॉपर ऑफिसर ने पास कराओ। सर जी ये इलेक्ट्रॉनिकली आइस गेट की वेबसाइट से पास कराओ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई कुछ गड़बड़ है, ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो स्मगल हो सकता है, वापस से आप एक्सपोर्ट करोगे, वापस से स्मगल करोगे, अगर गवर्नमेंट को कुछ गड़बड़ लग रहा है तो गवर्नमेंट मना कर देगी कि आप इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो और आपको इस पर इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जो करना है करो। और गवर्नमेंट अलाउ भी कर सकती है सब्जेक्ट टू सच रिस्ट्रिक्शन कंडीशन एज वे बी स्पेसिफाइड, ठीक है। आगे आ जाओ। सुधाकर एक्सपोर्ट हाउस मध्य प्रदेश इज इंगेज इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू वेरियस नेबरिंग कंट्रीज। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर FTP आपने कस्टम में रिवाइज नहीं कराया, तो मैं यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ जो मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबल के FTP में आ सकते हैं। इट इज कीन ऑन बिकमिंग अ स्टेटस होल्डर and want to know the privileges granted under FTP to various status holder. You are required to discuss the same with reference to FTP. तो स्टेटस होल्डर को ये प्रिविलेजेस मिलते हैं। क्या क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं? सबसे पहला, आप सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लियर करा सकते हो, बहुत बढ़िया। दूसरा, आपके जो सियोन नॉर्म से, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म से, वो प्रायोरिटी बेसिस पे दैट इज 60 डेज बाय नॉर्म कमिटी फिक्स हो जाएंगे। तो ये भी बहुत बढ़िया है। फिर आपको कंपलसरी नेगोशिएशन नहीं कराना है ऑफ डॉक्यूमेंट्स थ्रू बैंक्स, पर रेमिटेंस रिसीट्स कराना पड़ेगा। बैंक गारंटी आपको फर्निश नहीं करनी है अंडर द स्कीम्स अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस एक्सपोर्ट वेयर हाउस भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं एज पर द गाइडलाइन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। फिर मैन्युफैक्चरर्स जो स्टेटस होल्डर है 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ये लोग सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है। उसके बाद स्टेटस होल्डर चाहें तो फ्रीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन, और स्टेटस होल्डर वुड बी एंटाइटल्ड फॉर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एंड प्रायोरिटी इन हैंडलिंग ऑफ कंसाइनमेंट बाय द कंसर्न एजेंसी। तो आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी मिलेगा। इसमें से आप 5 पॉइंट ध्यान रख लो। देखो कौन कौन से, अगर मैं होता आपकी जगह पे तो एक तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस याद रख लेता, इनपुट आउटपुट नॉर्म्स विद इन 60 डेज ये याद रख लेता, बैंक गारंटी कंपलसरी नेगोशिएशन नहीं कराना, और ये ध्यान रख सकते हो कि 2 स्टार वाले वेयर हाउस एस्टेब्लिश कर सकते हैं, या आपको चाहिए तो आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि सर एक्सपोर्टेबल आइटम्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और हमको बहुत सारी एक्सपोर्ट प्रमोशंस की स्कीम्स का भी बेनिफिट मिलेगा। आगे आ जाओ। स्मिथ इनकॉर्पोरेशन अ कंपनी लोकेटेड इन USA चार्ज सब्सक्रिप्शन फीस फ्रॉम इट्स अनरजिस्टर्ड कस्टमर इन इंडिया एट इट्स ऑनलाइन मनी गेमिंग पोर्टल। डिपार्टमेंट बोल रहा है कि GST शुड बी चार्ज ऑन सब्सक्रिप्शन फीस विच स्मिथ रिसीव फ्रॉम इंडियन कस्टमर। Smith opposes the above view, stating that since the online money gaming are intangible goods
and do not cross the custom frontiers physically. In this case, GST is not leviable thereon. You are required to answer the following question. What would be the place of supply? भाई सिंपल सी बात ये बोल रहे हैं कि भाई स्मिथ एक कंपनी है जो ऑनलाइन मनी गेमिंग पोर्टल प्रोवाइड कर रही है, और स्मिथ ऐसा बोल रहा है कि जो ऑनलाइन मनी गेमिंग है इंटेंजिबल गुड्स है, और ये तो कस्टम फ्रंटियर्स क्रॉस ही नहीं कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो स्मिथ भाई सेक्शन 5 सबसेक्शन 1(5) ऑफ आईजीएसटी एक्ट ये बात बोलता है कि जितने भी गुड्स इंडिया के बाहर से आ रहे हैं उनका जो वैल्यूएशन है वो कस्टम एक्ट के हिसाब से ही होगा, बट जो हमारा ऑनलाइन मनी गेमिंग है उसका वैल्यूएशन कस्टम एक्ट के हिसाब से नहीं होगा, उसका वैल्यूएशन आईजीएसटी एक्ट के हिसाब से होगा। तो क्योंकि आईजीएसटी एक्ट के हिसाब से वैल्यूएशन होगा तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा और स्मिथ ऑन कॉर्पोरेशन को जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर स्मिथ ऑन कॉर्पोरेशन नहीं अवेलेबल है तो उसको कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। एज पर सेक्शन 11 द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया इज लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। ऑनलाइन मनी गेमिंग स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द लोकेशन ऑफ रेसिपेंट दैट इज इंडिया। अब ये इंपॉर्टेंट है कि सर 5 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि जो आईजीएसटी है ना ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया वो आप कस्टम टैरिफ एक्ट के हिसाब से कलेक्ट करोगे और वो वैल्यू पे करोगे जो कस्टम टैरिफ एक्ट में डिफाइंड है। बट इनटेंजिबल गुड्स के केस में ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इनटेंजिबल गुड्स के केस में ये पॉसिबल ही नहीं है, तो उस केस में एक एक्सेप्शन आया। क्या एक्सेप्शन आया कि सर जो इंपोर्ट है ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग, इसको हम एज अ आईजीएसटी के एक्ट में ही टैक्स लगाएंगे। और सर डिपार्टमेंट सही बोल रहा है, स्मिथ को जीएसटी देना पड़ेगा ऑन सब्सक्रिप्शन फीस। और सर जी कौन जीएसटी देगा? तो स्मिथ भाई को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, मैंडेटरी ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए रजिस्ट्रेशन, और स्मिथ भाई जीएसटी देंगे। और पूरे इंडिया में इनको एक ही रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर इनका कोई फिजिकल प्रेजेंस या रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो भाई आप एक रिप्रेजेंटेटिव को इंडिया में अपॉइंट करो फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी पेमेंट। ठीक है, आगे आ जाओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे चांस लग रहा है एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, ये मैंने खुद बनाया है। एक्सप्लेन द प्रोविजन फॉर import of inputs without compliance to mandatory quality control orders under advance authorization as per the foreign trade policy. What are the key conditions applicable? सर जी हम कौन कौन से इनपुट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, मतलब क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को फॉलो न करते हुए भी हम इनपुट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सुनो ध्यान से सर जी, यहाँ पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कहीं कहीं पे एग्जेम्पशन दिए हुए हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को लेके। ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर क्या होता है भाई? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इशू करता है। अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड में आता है तो भाई फिर आपको वो कंप्लाई करना पड़ेगा, फिर ही जाके आपको बेनिफिट मिलेंगे। पर ये बोलते हैं चलो हम आपको फिर भी एग्जेम्पशन दे देंगे अगर आपने कंप्लाई नहीं करा, पर अब फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल करो। सबसे पहला प्री इंपोर्ट कंडीशन। प्री इंपोर्ट कंडीशन मतलब आप पहले सरकार को वादा करो कि जो भी इनपुट्स आप इंपोर्ट कर रहे हो उसको यूटिलाइज करोगे फॉर एक्सपोर्ट गुड्स अंडर द एडवांस ऑथराइजेशन। ठीक है, एक और चीज, ये इनपुट्स को डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में ट्रांसफर नहीं करोगे, और जो भी हमारा वेस्ट है, स्क्रैप है या कोई एक्सपोर्ट नहीं हो पाया तो उसको आप डिस्ट्रॉय करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ जुरिसडिक्शनल जीएसटी कस्टम ऑफिसर, और will attract the payment of effective duty along with the interest to custom and a composition fees to DGFT। ये कुछ काम का नहीं है, बस आपको ये वाली चीज ध्यान रखनी है। फिर स्पेसिफिक एंडोर्समेंट। सर आपको एडवांस ऑथराइजेशन में परमिशन मिलनी चाहिए अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ ऑथराइजेशन होल्डर, तो जाके ये आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। फिजिकल एक्सपोर्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट में ये आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ओनली फॉर फिजिकल एक्सपोर्ट। और नो एग्जेम्पशन सर अगर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम में आपने इंपोर्ट करा है तो आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द इनएलिजिबल सप्लाईज अंडर रोड टैप। तो इनएलिजिबल सप्लाई सर सबसे पहले अगर एक्सपोर्ट करा है इंपोर्टेड गुड्स का इन सेम और सब्सटेंशियली द सेम फॉर्म,
फिर ट्रांसशिपमेंट, मतलब थर्ड कंट्री से थ्रू इंडिया में आए हैं, ट्रांसशिप्ड हुए हैं। वो एक्सपोर्ट जिनके ऊपर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस का कंडीशन है। प्रोडक्ट विच आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर एक्सपोर्ट अंडर एफटीपी, डीम्ड एक्सपोर्ट और डीटीए यूनिट्स से एसईजेड यूनिट्स में जो जा रहे हैं वहाँ पे भी वो स्कीम रूट टिप में एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान रख लेना। और फिर लास्ट क्वेश्चन, फिनेक्स ट्रेडर अ रजिस्टर्ड टैक्सपेयर रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम एजुकेटिंग अथॉरिटी रेजिंग अ डिमांड ऑफ 10 लाख टुवर्ड्स टैक्स, 2 लाख एज इंटरेस्ट, 1 लाख एज पेनल्टी। फिनेक्स ट्रैक अपील कर रहा है और डिपार्टमेंट इज कंसिडरिंग वेदर टू फाइल अ काउंटर अपील। तो ये पूछ रहे हैं भाई काउंटर अपील कर सकता है क्या? बहुत सारे केसेस हैं। एक और केस है, डिपार्टमेंट लॉस्ट द केस इन्वॉल्विंग अ रिफंड ऑफ 25 लाख एंड इज कंसिडरिंग अपील। द डिस्प्यूट पर्टेनिंग ओनली टू द इंटरेस्ट ऑफ 15 लाख एंड डिपार्टमेंट कंसिडर फाइलिंग अ एसएलपी, वेदर डिपार्टमेंट कैन फाइल अपील। भाई देखो, डिपार्टमेंट की अपील का अभी मैंने बताया, जीएसटी 20 लाख, हाई कोर्ट 1 करोड़, सुप्रीम कोर्ट 2 करोड़। सबसे पहला क्या कर सकते हैं अपील? भाई आपको सिर्फ टैक्स का अमाउंट देखना है। तो भाई अब ये टैक्स का अमाउंट कितना है? 10 लाख, तो 20 लाख का होता है। तो यहाँ पे सिर्फ टैक्स इन डिस्प्यूट देखना है, तो इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं कंसिडर करना है, नो अपील कैन बी फाइल। दूसरा ये बोल रहा है सर रिफंड का केस है 25 लाख रुपए का और हाई कोर्ट में अपील करने का सोच रहा है। तो रिफंड का केस है, 25 लाख का मामला है, सर अभी भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों को भी जोड़ोगे तो 10 लाख रुपए ही आएगा, तो 1 करोड़, और रिफंड इज ऑफ 25 लाख, अपील नहीं कर सकते। और तीसरा सिर्फ 15 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, तो भाई 15 लाख का इंटरेस्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए 2 करोड़ चाहिए, यहाँ पे भी आप अपील फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, इसी के साथ हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं। फटाफट से टेलीग्राम जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उसको ज्वाइन करो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वो जो लाइक है उस लाइक के बटन पे क्लिक करो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। राजा, हम सीए फाइनल और सीए इंटर के लिए जीएसटी रिलेटेड वीडियोस लाते हैं और इस चैनल पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, जीएसटी और मोटिवेशन। ठीक है, तो अगर आपको जीएसटी से डर लग रहा है, जीएसटी में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई एमसीक्यू नहीं समझ रहा है, तो भाई बेझिझक होकर आप डाउट पूछो, सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं और फटाफट से चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री पालें।